जी बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? सब ठीक हो? यस, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं, आपका जो टारगेट है 80 मार्क्स लाना। अब अगली बात है हमारे पास कि जो आपको होमवर्क दिया था उसकी बात कर लेते हैं। आपको कल मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था, तो ये मैंने आपको कराए थे। इस पेज पे कोई डाउट हो तो बताओ। पेज नंबर 5। हाँ जी बताओ बेटा, पेज नंबर 4 पे क्या डाउट है? हाँ जी, जो 5 हेड्स हैं इसके नीचे जो लाइन है, compute income under each head applying the charging and deeming provisions। मतलब हमें इन पांचों की इनकम निकालनी है, पांचों हेड्स की। जो भी डीमिंग प्रोविजन होते हैं, डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो वैसे इनकम नहीं है बट उनको मान लिया जाता है इनकम है। तो वो कैसे होगा, हाउस पट्टी चैप्टर करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो मान लिया जाता है कि तीसरा घर आपने किराए पे दिया है, चाहे ना भी दिया हो किराए पे। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स आएंगे अलग अलग हेड्स के अंदर, जहां पर अपने डीमिंग प्रोविजन लग जाएंगे। चार्जिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि भाई एक्चुअल में जो इनकम है वो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, और डीमिंग का मतलब होता है इनकम नहीं है फिर भी कई बार टैक्स लग जाता है। प्रोवाइडिंग फॉर परमिशबल, और उसके बाद जो डिडक्शन है वो माइनस कर सकते हो, एग्जम्पशन माइनस कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके अलावा ये लास्ट लाइन भी बता दी थी कि भाई जो न्यू स्कीम है वहां पर डिडक्शन वगैरह नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा और क्या डाउट है? पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, हाँ जी पेज नंबर 7, 8, 9। हाँ जी 9 में क्या? लास्ट सेकंड पॉइंट, ये ऊपर वाला ये, इट्स इक्विटी शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 50%। मतलब ये कि भाई जो कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच फुलफिल्स एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इट्स इक्विटी शेयर्स की कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स, कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, और उसके इक्विटी शेयर्स कैरिंग एटलीस्ट 50% वोटिंग पावर हैव बीन अनकंडीशनली allotted to or acquired by should have been beneficially held throughout the relevant previous year। relevant previous year का मतलब जो अपने सिलेबस का साल है, अपने सिलेबस का साल है प्रीवियस ईयर 25-26, यानी कि पूरे साल। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे साल, कंप्लीट ईयर वो शेयर्स होने चाहिए उनके पास। किनके पास होने चाहिए? या तो गवर्नमेंट के पास, यानी कि इस कंपनी के कम से कम 50% शेयर्स या तो गवर्नमेंट के पास हो। तो इस कंपनी के 50% इक्विटी शेयर्स या तो गवर्नमेंट उसकी मालिक हो, या फिर अगर हम अगली बात करें, हम अगली बात करें तो उसके अंदर आता है कि भाई या फिर स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन, कि गवर्नमेंट की कोई कॉर्पोरेशन है, स्टैच्यूरी कॉर्पोरेशन, कोई गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन है, जैसे कि LIC भी एक कॉर्पोरेशन थी, तो 50% शेयर इसके पास हो, कॉर्पोरेशन के पास। तो भी हम इस कंपनी को बोल रहे हैं कि ये कंपनी मानी जाएगी वाइडली हेल्ड कंपनी। तो ये कंपनी मानी जाएगी वाइडली हेल्ड कंपनी अगर इस कंपनी के, ये वाली जो कंपनी है, इस कंपनी के 50% शेयर या तो गवर्नमेंट के पास हो, या क्या कहते हैं अपना किसी कॉर्पोरेशन के पास हो, या फिर अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, या फिर एक ऑलरेडी वाइडली हेल्ड कंपनी है, एक ऑलरेडी कोई वाइडली हेल्ड कंपनी है, या फिर एक ऑलरेडी कोई पब्लिक कंपनी है, वाइडली हेल्ड या पब्लिक कोई कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी के पास इसके 50% शेयर्स हो। तो ऑलरेडी किसी पब्लिक कंपनी के पास इसके 50% शेयर्स हो, या तो गवर्नमेंट के पास 50% हो, या किसी कॉर्पोरेशन के पास 50% हो, या किसी पब्लिक कंपनी के पास 50% शेयर्स हो, तो इस कंपनी को जो हाईलाइट की है इसको अपन वाइडली हेल्ड कंपनी बोलेंगे। एनी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी मेंशन सी, यानी कि या फिर क्या हो, या फिर, या फिर क्या कहते हैं, एक सब्सिडरी है, कोई सब्सिडरी है। किसकी सब्सिडरी है? ये इसकी सब्सिडरी है, इस वाले की कोई सब्सिडरी है, या फिर क्या है, या फिर एक सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी। तो इसकी सब्सिडरी है वो भी होली ओन्ड, मतलब 100% शेयर्स इसके पास है,
मतलब इस सब्सिडरी के 100% शेयर इस कंपनी के पास है, और फिर ये जो सब्सिडरी है ये इसको होल्ड करती है, 50% शेयर इसके पास है। तो मतलब क्या कि एक जो है क्या कहते हैं, एक अपना वाइडली हेल्ड कंपनी है, एक वाइडली हेल्ड कंपनी है, इस वाइडली हेल्ड कंपनी के पास इस सब्सिडरी के 100% शेयर्स हैं, और ये सब्सिडरी होल्ड करती है अपना 50% शेयर्स इस येलो वाली कंपनी के। तो उस केस में भी हम येलो वाली कंपनी को क्या मानेंगे, इस येलो वाली कंपनी को एक पब्लिक कंपनी मानेंगे। ये सब्सिडरी तो पब्लिक कंपनी बनेगी। क्यों बनेगी सब्सिडरी पब्लिक कंपनी? क्योंकि इसके पास ये जो अपना वाइडली हेल्ड एक पब्लिक कंपनी है, उसके पास 100% शेयर है सब्सिडरी के। तो ये वाली जो ब्लू वाली कंपनी है ये तो पब्लिक बनेगी ही, ये तो पब्लिक कंपनी बनेगी ही, और इसके पास भी 50% शेयर होंगे अगली वाली कंपनी के, तो वो भी पब्लिक बन जाएगी। तो मतलब क्या, पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे? या तो गवर्नमेंट के पास उस कंपनी के 50% शेयर हो, या किसी कॉर्पोरेशन के पास 50% शेयर हो, या फिर किसी पब्लिक कंपनी के पास 50% शेयर हो, तो ये बन जाएगी पब्लिक कंपनी। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर अगर ये जो पब्लिक कंपनी है ब्लू वाली, इसके पास किसी सब्सिडरी के 100% शेयर है, तो ये भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। और ये पब्लिक बन गई तो फिर अगर इसके पास 50% शेयर होंगे इस कंपनी के, तो फिर ये येलो वाली भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, तो मान लो रिलायंस के पास जो है वो जियो के 100% शेयर है, तो जियो भी पब्लिक कंपनी बन गई। और मान लो जियो के पास जियो एआई नई कंपनी बनी है, उसके 50% शेयर हैं, तो जियो एआई भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, ये कहना चाहते हैं। तो रिलायंस का जो अपना बच्चा है यानी कि सबसे सब्सिडरी है जियो, वो भी पब्लिक कंपनी बन गई क्योंकि 100% शेयर पब्लिक कंपनी के पास है। और फिर जियो का जो बच्चा है जियो एआई, वो भी क्या कहते हैं? एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ये बात यहां पर लिखी है। हाँ जी, हाँ होली ओन होनी चाहिए, ये लिखा जरूरी है। हाँ अगर मान लो ये होली ओन नहीं होगी, यहां मान लो इसके पास 51% शेयर है, तो ये तो पब्लिक बनेगी बट इससे आगे वाली पब्लिक नहीं बनेगी। अगर ये होली ओन नहीं होगी तो ये तो पब्लिक बनेगी बट इससे आगे वाली पब्लिक नहीं बनेगी। इससे आगे वाली पब्लिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100% होना चाहिए, ऐसा लिखा है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट और कोई डाउट पेज नंबर 9 के बाद पेज नंबर 10, इसके बाद पेज नंबर 11, 11 के बाद 12, 12 नहीं कराया था। आ जाइए फटाफट से 12th पेज पे आते हैं। अच्छा 12th पेज पे आने से, हाँ जी 11 भी नहीं कराया, हाँ 11 भी नहीं कराया, तो 11 पेज पे आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आपसे कुछ सुन लेते हैं आज, क्यों सुने या फिर आपको पहले रिवाइज करा दें? तो रिवाइज करा देते हैं, चलो सुनने की कहानी आप मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन आते हैं, जो कल अपन ने डिस्कस किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने एक तो असेसी की डेफिनेशन की। असेसी का मतलब था ऐसा पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, या फिर वो अपना खुद की इनकम के लिए टैक्सेबल होता है, या फिर वो किसी और की इनकम के लिए भी टैक्सेबल हो सकता है, असेसेबल हो सकता है, या वो लॉस के लिए भी असेसेबल हो सकता है, या वो रिफंड के लिए भी असेसेबल हो सकता है। इसके अलावा एक हमने बोला था डीम्ड एसएससी होता है कि भाई वो एसएससी है नहीं लेकिन दूसरे के रिस्पेक्ट में उसको एसएससी मान लिया जाता है। या एक असेसी इन डिफॉल्ट था कि किसी से टैक्स लेना है लेकिन उसने टैक्स भरा नहीं, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? असेसी इन डिफॉल्ट बोल देते हैं। फिर इसके बाद आया था, एक लाइन लिखी हुई मिली थी अपने को यहाँ पर, ये थी कि हर पर्सन एक जो होता है वो असेसी नहीं होता, बट हर असेसी क्या होता है? एक पर्सन होता है। फिर व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब था कि असेसमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना किसी की इनकम टैक्सेबल जो होती है वो निकालते हैं। फिर पर्सन बताए थे कौन कौन होते हैं, यहाँ पर अपन ने इंडिविजुअल बताया, फिर एचवीएफ बताया, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म बताई, कंपनी बताई, एलएलपी भी पार्टनरशिप फर्म में आती है, एओपी बताया, बीओआई बताया, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी बताई। अब एक एक करके अगर डिस्कस करें तो इंडिविजुअल के अंदर अपन ने ये बताया था कि भाई अपना माइनर भी आ सकता है, अनसाउंड माइंड वाला भी आ सकता है, उनकी रिटर्न कौन भरता है? गार्जियन भरते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ था। फिर उसके बाद एचयूएफ के बारे में बात की थी। एचयूएफ का जो एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग बनता है। एचयूएफ की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये भी मैंने आपको पहली लाइन में बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था उसके मेंबर कौन कौन होते हैं, तो मेंबर मैंने बताया था 4 जनरेशन के आते हैं। जो भी एक कॉमन एंसेस्टर होता है
उससे जितने भी मेल्स होते हैं वो सारे आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं जो डॉटर्स होती हैं, और उनकी बीवियां भी जो है इसका पार्ट बनती हैं इसके। लेकिन मैंने आपको बोला को पार्टनर, को पार्टनर कौन होते हैं? जो बंटवारा मांग सकते हैं। मेंबर्स और को पार्टनर में ये डिफरेंस होता है कि को पार्टनर जो है बंटवारा मांग सकते हैं। तो को पार्टनर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मेल्स आते हैं और जो डॉटर्स हैं वो भी आती हैं एक कॉमन इंसेस्टर्स के, वाइफ जो है वो नहीं आती है। ये मैंने आपको बताया था को पार्टनर के केस में। फिर अगली बात पे आ गए थे अपन, और जो अगली बात थी वो ये थी कि दो हमारे स्कूल ऑफ थॉट, अच्छा कौन कौन सी फैमिलीज अपना आती हैं वो मैंने आपको बताया था। एक आपकी हिंदू फैमिली तो है ही जो अपना एचयूएफ बना सकती है, जैन फैमिली बना सकती है और सिख फैमिली बना सकती है। दो स्कूल ऑफ थॉट थे, दया भागा और मिताक्षरा। दो, दया भागा जो है वो लगता है आपका वेस्ट बंगाल और असम के अंदर, और जो मिताक्षरा है वो लगता है रेस्ट ऑफ द इंडिया, अपने बाकी जगह भी मिताक्षरा लगता है। उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर दो बातें थी बेटा, कि जो मिताक्षर है उसमें ये बोलते हैं कि जो बच्चा है वो कब पार्ट बनता है, वो अपना जो बाय बर्थ ही उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है और वो बंटवारा मांग सकता है। लेकिन जो दया भागा था उसमें ये था कि बाय बर्थ वो अपना हिस्सा नहीं ले सकता, जब तक उसका एल्डर जो उसके फादर हैं वो जीवित हैं तब तक वो अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। कंपनी की बात करी थी हमने, कंपनी के अंदर जो है वो अपना इंडियन कंपनी जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में रजिस्टर्ड है वो तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा ऐसी कोई कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है वो भी आ जाएगी, क्योंकि कंपनी एक ब्रॉड डेफिनेशन है जिसमें डिक्लेयर्ड कंपनी सीबीडीटी द्वारा वो भी आ जाएंगी। लेकिन अगर हम डिवाइड करें इनके पार्ट्स को तो डोमेस्टिक कंपनी हो जाती है और एक फॉरेन कंपनी हो जाती है। फॉरेन कंपनी वो होती है जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती, और जो डोमेस्टिक कंपनी होती है वो अपना दो उसमें आता है, या तो इंडियन कंपनी की जो इंडियन एक्ट वगैरह में बनी हुई हो, या फिर ऐसी कोई फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में डिविडेंड की क्या करी हो अरेंजमेंट्स। अगर उसने इंडिया में डिविडेंड की अरेंजमेंट करी है तो उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी मानते हैं, और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट कम लगता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंडियन कंपनी की, तो उसमें अपना लिखा हुआ था कि कोई भी एक्ट के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड हो, और उसका ऑफिस जो है इंडिया में होना चाहिए, या फिर सीबीडीटी द्वारा डिक्लेयर्ड हो, या किसी एक्ट में बनाई हुई कॉर्पोरेशन हो जिसको बाद में कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया हो, या फिर जो पुराने कानून थे गोवा के, पौंडीचेरी के, दमन दीव के, नगर हवेली के, या फिर जम्मू कश्मीर के, जब ये इंडिया का पार्ट नहीं थे, उससे पुराने टाइम की जो कंपनीज हैं वो भी अब इंडिया का पार्ट बनने के बाद उनको भी कंपनी बोला जाएगा। फिर हमने जो है कंपनियों की डेफिनेशन देखी थी कि भाई जो अपना वाइडली हेल्ड कंपनी के कुछ नियम अलग मिलेंगे आपको, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा डिविडेंड का टॉपिक उसमें आपको बताऊंगा कि वाइडली हेल्ड का कुछ अलग होगा और जो अपना क्लोजली हेल्ड है उसका अलग होगा। तो वाइडली हेल्ड का मतलब होता है ऐसी कंपनियां जिसके शेयर्स काफी सारे लोगों के पास होते हैं, उनको अपन वाइडली हेल्ड बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बेसिकली। और क्लोजली हेल्ड का मतलब होता है जिनके शेयर अपना गिने चुने लोगों के पास होते हैं, उनको अपन क्लोजली हेल्ड बोलते हैं। वाइडली हेल्ड की डेफिनेशन के अंदर फिर अपन ने 6 टाइप की कंपनियां पढ़ी थी जो वाइडली हेल्ड की डेफिनेशन में आती थी, और वो कौन कौन सी थी यहाँ मैंने चार्ट बना रखा है, यहाँ से बताता हूँ आपको। सबसे पहले थी कि जो गवर्नमेंट या आरबीआई के पास 40% ओनरशिप है उसकी। फिर अगली थी नॉन प्रॉफिट वाली सेक्शन 8 कंपनीज। फिर उसके बाद थी जो सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर रखी हो कंपनीज। फिर थी निधि कंपनी, और उसके बाद थी ऐसी कंपनी जिसके पास 50% ओनरशिप जिसकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास हो। इफको का एग्जांपल दिया था मैंने उसमें। और लास्ट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको करवाई ही है। तो ये सारी वाइडली हेल्ड कंपनी है। जो ये वाइडली हेल्ड नहीं है उनको अपन बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी। फर्म के अंदर दो बातें आती हैं, पार्टनरशिप फर्म भी आती है फर्म के अंदर, और जो एलएलपी है वो भी अपन फर्म में लाते हैं, और सेम उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसके बाद एओपी और बीओआई जो होता है, जो फर्म में नहीं होते, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्संस जो फर्म नहीं बनाते, जो लीगल एग्रीमेंट नहीं करते, उनको अपन एओपी या बीओआई में ट्रीट करते हैं। एओपी के अंदर वो लोग आते हैं जो अपना जिनका क्या कहते हैं, एक जिसमें इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ या कोई कंपनी भी इसका पार्ट बन सकता है, बट बीओआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं। हालांकि इन सबका मोटिव जो है जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग हो, प्रॉफिट मेकिंग ना भी हो तो भी चलता है इसके अंदर, और ये बेसिकली डिफरेंस रहता है। लोकल अथॉरिटी की जो क्या होता है, जो नगर निगम नगर पालिका होती है, कैंटनमेंट बोर्ड होता है, या आपका जो भी म्युनिसिपैलिटी होती है उसको नगर अपन लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। लोकल अथॉरिटी के अंदर क्या होता है कि भाई जो भी उनका प्रॉफिट होता है, वो जो लोकल अथॉरिटी का प्रॉफिट है वैसे तो एग्जाम्प्ट रहता है, लेकिन अगर वो बिजनेस करके कुछ कमाते हैं तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है। बिजनेस कोई कर सकते हैं भाई, अपना हिसार की नगर निगम हो सकता है, यहाँ पे कुछ स्टॉल लगा दे, कुछ बेचने लग जाए, पटाखे बेचने, कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस जो कि उनके उनके हो सकता है उस चीज से रिलेटेड हो, कि कोई अपना सुविधाएं देने के लिए ही कोई इस तरह से हाँ जी, वेलफेयर से रिलेटेड। मतलब देखो इसमें कोई गवर्नमेंट के कानून क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। कि मान लो हिसार के अंदर कोई कोयले की खान मिल जाए,
तो फिर वो अपना कोयला एक्सट्रैक्ट करके बेचना शुरू कर दे, तो दैट कैन बी अ बिजनेस। तो बिजनेस तो कोई भी कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। इसके अलावा एजेपी, एजेपी क्या रहता है? एजेपी का मतलब कि भाई जो चीजें ऊपर कवर नहीं हुई वो एजेपी के अंदर आ जाएंगी। इसमें ट्रस्ट वगैरह, देवी देवताएं या फिर कोई काउंसिल वगैरह ये सब कवर हो जाती हैं, या स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह कवर हो जाते हैं। टैक्स का रेट मैंने आपको बता ही दिया था कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इन सब का टैक्स का रेट क्या लगता है? सेम लगता है। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं अपन, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 8वां, जो कि है इनकम। कि इनकम क्या रहती है? भाई जो भी हम कमाते हैं वो इनकम है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इनकम कहीं डिफाइंड नहीं है। तो इनकम का मतलब तो सब कुछ है बेटा। लेकिन यहां पर अपने को मेनली सीखना है कि कुछ इनकम के टाइप सीखने हैं, कि हम क्या बोलते हैं रेगुलर इनकम या कैजुअल इनकम में क्या डिफरेंस है, वो बताता हूं मैं आपको। जो भी हमारा नॉर्मली जो इनकम रहती है, जो आपको रोज रोज होती रहती है, वो आपकी रेगुलर इनकम है। लेकिन कैजुअल इनकम क्या है? हमारे इनकम टैक्स में डिफाइंड है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में कवर होती हैं ऐसी इनकम्स जो सडन इनकम्स होती हैं। सडन का मतलब कि भाई आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और लॉटरी आपने जीत ली, जो कभी कभार हो सकती है, रोज रोज नहीं होती। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी आपको निकल गई, तो आपकी इनकम हो गई। लॉटरी की इनकम को हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। आपने अखबार में कोई आता है क्रॉसवर्ड पजल, उसको सोल्व किया, आपको पैसा मिला, वो भी रोज रोज सोल्व नहीं करोगे आप, तो वो भी आपकी इसमें आएगी, क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम में। कोई आपने शर्त लगाई भारत पाकिस्तान के मैच की और आप जीत गए, वो भी इनकम इसमें आएगी। आप केबीसी में गए, केबीसी से कुछ जीत गए, आपने घोड़ों के दौड़ पे सट्टा लगाया, वो आपका वाला घोड़ा जीत गया, आप उसमें पैसा कमा गए। तो कोई भी ऐसी इनकम जो इस तरह की रहती है, जिसका नेचर होता है कि भाई वो सडन कभी कभार होती है, तो उसको अपन कैजुअल इनकम बोलते हैं। इसमें खास तौर पे डिफाइंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विनिंग्स हो सकती हैं। आपने केबीसी के अंदर अपना गए, वहां से जीत कर आए। आपने लिटिल चैम्प्स में गाना गाया, वहां से कंपटीशन जीत कर आए। लॉटरीज की इनकम हो सकती है, आपने सट्टा लगाया, बैटिंग की इनकम हो सकती है, गैम्बलिंग की इनकम हो सकती है, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम हो सकती है। इसके अलावा बैटिंग बैटिंग की इनकम हो सकती है, शर्त लगाते हो आप, ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई और टीम बनाकर आप जीत गए, वो भी इसमें आएगा। बैटिंग इनकम हो सकती है, गैम्बलिंग की इनकम हो सकती है। तो ये सारी इनकम्स को हम बोलते हैं कैजुअल इनकम्स। ये कैजुअल इनकम्स होती हैं। और कैजुअल इनकम्स पे बेटा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। कैजुअल इनकम्स पे 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। यहां कोई स्लैब रेट नहीं लगता, 0 से 2.5, 2.5 से 5, ऐसा कोई स्लैब नहीं रेट नहीं लगता। 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। इसका मतलब अगर आप केवीसी में जाकर 1 करोड़ जीत के आते हो, तो सीधा आपको 30 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि 0 से 2.5, 0, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर नहीं। आपने केबीसी से 10 लाख रुपए जीते, तो भी आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। आपने केबीसी से 2.5 लाख रुपए जीते, सीधा 2.5 लाख का 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो अपना मैंने कल भी बोला था, अमिताभ बच्चन जी झूठ बोलते हैं। आपके बैच में बोला था, पता नहीं जनवरी वालों को बताया था, आपके बैच में ही था क्या? तो झूठ बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी। जैसे कोई बंदा 5 लाख 10 लाख जीतता है, कहते हैं ये लो जी मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और पहले जमाने में वो होता था, चेक साइन करते थे पहले। आज से 5 साल पहले का केबीसी देखोगे, वो चेक चेक साइन करते थे। 12 लाख रुपए का चेक साइन किया, वो झूठ है, सरासर झूठ है, वो बस टीवी पे दिखाने के लिए है। पहली बात तो ये कि अमिताभ बच्चन अपने अकाउंट से थोड़ी ना पैसे ट्रांसफर करेगा, वो क्या चेक साइन कर रहा है? सोनी वाले देंगे ना पैसे, तो वो कैसे दे सकता है? दूसरी बात अगले ये आती है कि भाई 30% का जो है वो क्या होता है, टैक्स लगता है, और टीडीएस कटता है वहां पर। तो 30% टैक्स काट के फिर जाकर पेमेंट की जाती है। तो इसीलिए ये जितनी भी विनिंग्स होती है, गेम्स होती हैं, इन सब पे 30% का टैक्स होता है। इनको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। इनमें कोई लिमिट नहीं होती, 30%। हाँ जी बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ, क्यों इसलिए नहीं होती? क्योंकि ये कोई आपकी रेगुलर इनकम नहीं है बेटा। ये कोई ऐसी इनकम नहीं है कि भाई आपने बिजनेस कर रखा हो वहां से इनकम हो। दिस इज अ सडन इनकम। तो यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा तुम्हारे को लॉटरी निकली, अचानक से तुम्हारी कमाई हुई, तो हमारे को भी दे दो टैक्स। इसमें क्या दिक्कत है? 70% तो आपको दे ही रहे हैं, तो 70% आपको दे रहे हैं, आप 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे दो। जो आपकी रेगुलर इनकम है, जिससे किसी की रोजी रोटी चलती है, उसको हम कहते हैं कि 0 से 2.5, 0, 2.5 से 5, 5%। क्योंकि वो बेचारा गरीब है। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो, आपको साल में एक आधी बार कोई से सडन इनकम हो गई,
तेरा इससे घर तो नहीं चलता ना, ये तेरे को सडन इनकम हो गई, ऐसे लॉटरी निकल गई आपकी, तो बेटा 30% टैक्स दो इसमें गवर्नमेंट को, बाकी 70% आप रखो, आपकी कमाई है। बट अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसका तो घर चलता है उस सैलरी से, तो गवर्नमेंट कहती है सच में गरीब है, इसकी सैलरी 5 लाख से कम है, तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे, जिससे 2.5 से 5% तो बिजनेसमैन है कोई जिसकी 5 लाख 10 लाख इनकम है, हम स्लैब लगाएंगे 0 से 2.5, 2.5 से 5 इतना, 5 से 10 इतना। लेकिन ये सडन इनकम हो गई केबीसी में, इससे घर थोड़ी चलता है। आपका नॉर्मल बिजनेस तो कोई और होगा, ये तो आपने वैसे ही टाइम पास के लिए कर लिया, तो यहां पर आपको फुल पैसा देना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, डिविडेंड के ऊपर भी नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, डिविडेंड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। ठीक है, आगे अगली बात करते हैं। अच्छा, ये आपको बताया मैंने कैजुअल रिसीट्स और रेगुलर रिसीट्स। तो रेगुलर रिसीट्स क्या होती हैं? कैजुअल को छोड़कर जो बाकी आती है उसको हम रेगुलर बोलते हैं। मैं एक और बात बता दूं कि भाई अगला लिख रखा है नेट रिसीट ग्रोस रिसीट। हमारे इनकम टैक्स में क्या टैक्सेबल होता है? ग्रोस टैक्सेबल होता है या नेट टैक्सेबल होता है? नेट रिसीट्स टैक्सेबल होती हैं। नेट रिसीट्स का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर। तो नेट रिसीट टैक्सेबल होती है, ग्रोस रिसीट नहीं टैक्सेबल होती है। इनकम का मतलब यही होता है बेटा, इनकम का मतलब क्या? सेल माइनस खर्चा। तो खर्चा तो माइनस करना ही पड़ेगा ना, खर्चा माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही तो टैक्सेबल होगी। अब मैं यहां पढ़ाता हूं, ये मेरी सेल है, जितना मेरे को 12 से मिलता है उसमें से मैं खर्चा माइनस करूंगा। मेरा मोबाइल है उसका डेप्रेशन माइनस करूंगा, गाड़ी का डेप्रेशन माइनस करूंगा, तो जितना मैं लैपटॉप है मेरे पास उसका डेप्रेशन माइनस करूंगा, ये बैग खरीदा ये मेरा एसेट है इसका डेप्रेशन माइनस करूंगा। तो सारे डेप्रेशन माइनस करके मेरा आने जाने का पेट्रोल का एक्सपेंस माइनस करके वो सब माइनस करने के बाद जो मेरी इनकम आएगी उसी के ऊपर टैक्स दूंगा ना मैं। तो खर्चे तो माइनस करने ही पड़ेंगे। अंबानी की कंपनी है, 9 लाख करोड़ की सेल है रिलायंस की, तो क्या 9 लाख करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा? उसमें से खर्चा तो माइनस करेगा ना, जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो माइनस करेगा, जो सैलरी पे करी है वो माइनस करेगा। तो एक्सपेंस तो हमेशा माइनस किए जाते हैं। हमेशा क्या टैक्सेबल होता है? नेट रिसीट्स, ग्रोस रिसीट्स टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन एक बात बता दूं, जो ऊपर अपन इनकम पढ़ी थी ना, कौन से वाली? कैजुअल। कैजुअल इनकम के केस में क्या टैक्सेबल होता है? ग्रोस टैक्सेबल होता है। कैजुअल इनकम में से आप कोई खर्चे माइनस नहीं कर सकते, कैजुअल इनकम में से आप कोई खर्चे नहीं माइनस कर सकते, यहां ग्रोस टैक्सेबल होता है। तो जो कैजुअल इनकम होती है ना, यहां ग्रोस अमाउंट टैक्सेबल होती है, ग्रोस अमाउंट टैक्सेबल होती है, इसमें से आप कोई खर्चे माइनस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट कहती है भाई तुम केबीसी में खेलने गए, तुम यहां से फ्लाइट करके गए मुंबई, खेलने गए, वहां पर फ्लाइट करके वापस आए, 4 दिन होटल में रहे, तुम तो सारा पैसा खर्च कर दोगे, वो तुम्हारी कैजुअल इनकम है, खर्चा माइनस नहीं करने देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट इसको डिमोटिवेट करना चाहती है कि इस तरह के जो सडन इनकम्स होती है उनको आप मत करो। मान लो आप लॉटरी में आपका पैसा लगाते हो, गवर्नमेंट कहती है तूने पूरे साल लॉटरी लगाई 500 रुपए की और एक दिन निकली, तो क्या तुम सारे साल की जो लॉटरियों का खर्चा है वो माइनस कर दोगे? गवर्नमेंट कहती है नहीं, जितना आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई, विनिंग्स हुई, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इवन उस लॉटरी की टिकट भी माइनस नहीं कर सकते। मतलब ये कि मान लो 500 रुपए की लॉटरी खरीदी और 1 लाख रुपए निकले, तो 1 लाख में से 500 माइनस नहीं कर सकते, सीधा आपका 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इन चीजों को गवर्नमेंट डिमोटिवेट करती है, तभी गवर्नमेंट खर्चा माइनस नहीं करने देती, सीधा जो है कैजुअल इनकम के ऊपर 30% टैक्सेबल होता है। लेकिन जो बाकी इनकम्स हैं, चाहे आपकी सैलरी की इनकम है, चाहे आपकी हाउस पर्टी की, चाहे अदर सोर्सेज की, उन सब में से आप खर्चा माइनस कर सकते हो। इसके अलावा अगली बात आती है बेटा, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होता है या कैश बेसिस पे, यानी कि रिसीट बेसिस पे। आप अकाउंट्स में पढ़ते होगे कि आप अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट्स बनाते हो, अक्रूवल कंसेप्ट लगाते हो ना, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो कि कैसे टैक्सेबल करते हो, ड्यू बेसिस पे। बट यहां हमारा इनकम टैक्स थोड़ा डिफर करता है। इनकम टैक्स ना बोलता है हर हेड का अलग हिसाब किताब होगा। तो यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां बोलता है कि 2 हेड है हमारे पास, एक तो पीजीपी और एक अदर सोर्सेज। इन दोनों हेड में क्या होगा? इन दोनों हेड में आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो यहां पर आप या तो कैश मेथड लगा सकते हो या मर्केंटाइल, दोनों में से आपकी मर्जी है। एसएससी को चूज करना पड़ेगा। आप समझते हो एसएससी कौन होता है बेटा? जिसको टैक्स पे करना है उसको चूज करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा मेथड लगाना है। आप कैश मेथड भी लगा सकते हो, आप जो है क्या कहते हैं मर्केंटाइल भी लगा सकते हो। जैसे मैं कैश मेथड लगाता हूं, क्योंकि मैं हिसाब किताब नहीं रखता कि किस क्लाइंट का काम कर लिया किसका काम नहीं करा। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, बैंक अकाउंट ओपन करता हूं, उसमें देखता हूं कितने पैसे आए हुए हैं, टोटल किया, वो सेल दिखा दी बस।
ये मेरा कैश मेथड है। खर्चे में क्या करता हूं, मैंने नहीं देखता कि भाई किसके ड्यू है, सैलरी देनी है, मेरे को नहीं देखना। मैं बैंक अकाउंट देखता हूं, उसमें देखता हूं मेरे खर्चे वाली साइड डेबिट अमाउंट कितनी है, क्या क्या पैसा दिया मैंने, बस उसकी एंट्री पास कर दी। तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करता हूं, कैश मेथड अलाउड है। आप कैश मेथड भी कर सकते हो, अक्रूवल भी कर सकते हो टैक्स के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी है इंडिविजुअल है क्या है, दोनों भाई कैश मेथड भी कर सकते हैं, अक्रूवल भी कर सकते हैं, कोई मेथड फॉलो कर सकते हैं। दो हेड्स के लिए कौन कौन से दो हेड, पीजीपी और अदर सोर्सेज। बाकी जो हेड्स है ना उनका अलग सिस्टम होता है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जैसे कि हाउस पट्टी के अंदर अपना अक्रूवल कंसेप्ट लगता है मोस्टली जगह पर, ऐसे ही कैपिटल गेन में भी अक्रूवल कंसेप्ट लगता है, सैलरी का अलग सिस्टम होता है। तो जब अपन वो रिस्पेक्टिव हेड करेंगे ना तब सीखेंगे। अभी फिलहाल दो हेड के बारे में लिख रखा है कि इन दो हेड के अंदर क्या होता है, कैश मेथड भी लगा सकते हो और अक्रूवल मेथड भी लगा सकते हो। अगला कंसेप्ट होता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ इनकम या डाइवर्जन ऑफ इनकम। समझना मेरी बात ध्यान से। मैं अपना पारस से मेरे को पैसा मिलता है, मान लो 2 लाख रुपए मिला, ठीक है, मिला नहीं मिलना है। मैंने इनको बोला कि जो मेरे को 2 लाख मिलना है ना, उसमें से क्या करना, 10,000 रुपए आप मेरे को मत देना, और 10,000 रुपए आप क्या करना, मेरी गाड़ी का पेट्रोल आप डलवा देना जब भी मेरे को जरूरत हो। तो मेरे को मत देना 10,000 रुपए, वो आप ऐसे खर्च कर देना। और बाकी के 20,000 रुपए आप क्या करना, मेरा जो घर किराए पे है ना वो पे कर देना, उसका किराया दे देना, तो मेरे को मत देना। बाकी बच्चों 1,70 है ना वो मेरे को दे देना। अब मुझे बताओ मेरी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, 2 लाख टैक्सेबल होगी या 1,70? 2 लाख टैक्सेबल होगी, 2 लाख पूरी टैक्सेबल होगी ना। हाँ, उसमें से मैं अपना खर्चा माइनस कर सकता हूं, कौन सा खर्चा, जो मेरा बिजनेस का खर्चा है वो माइनस कर सकता हूं ना। बट द पॉइंट इज मेरी सेल कितनी लिखोगे आप, 2 लाख लिखोगे या 1,70 लिखोगे, पॉइंट ये है। 2 लाख लिखोगे ना सेल तो मतलब मेरा समझाने वाला ये है कि मैं क्या करता हूं कि चलो एक और एग्जांपल देते हैं। पारस से 2 लाख मिलने हैं, मैंने इनको बोला कि मेरे बिहाफ पर 50,000 रुपए ना गौशाला में दान कर दो, और मेरे को बचे हुए 1.5 लाख रुपए दे देना। मुझे एक बात बताओ, मेरे को 2 लाख टैक्सेबल होने चाहिए या 1.5 लाख? 2 लाख टैक्सेबल होंगे, क्योंकि भाई जो तुम 50,000 रुपए किसी बोल रहे हो उनको किसी और को देने के लिए, वो एक बार तो तुम्हारी इनकम है, क्योंकि तुम्हारा राइट है उसको रिसीव करना। अब चाहे तुम मत रिसीव करो, तुम उसको दान दे दो, कुछ मर्जी कर दो, वो तुम्हारी इनकम में से खर्चा हो रहा है। तो वो तुम्हारी इनकम में से खर्चा हो रहा है, खर्चे सिर्फ वो माइनस कर सकते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। ये नहीं कि आप कोई भी खर्चा माइनस कर दोगे। आपने कल को 2 लाख रुपए अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए, इनकम टैक्स वाले थोड़ी ना कहेंगे कि ये माइनस कर सकते हो। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। आपने डोनेशन दे दिया, आप बोल रहे हो 50,000 रुपए गौशाला को दे दिए, ये खर्चा माइनस नहीं कर सकते, ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। तो आप अगर बिजनेस करते, बिजनेसमैन हो, तो आप अगर पीजीपी हेड बनाते हो तो सिर्फ वो खर्चे माइनस कर सकते हो जो बिजनेस रिलेटेड है। सैलरी वाला पर्सन तो ये खर्चा माइनस कर भी नहीं सकता। सैलरी वाला पर्सन जो है कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकता, वो आपको सैलरी हेड में बताऊंगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि भाई जो इनकम आपकी ग्रोस होती है ना, जो आपका राइट होता है रिसीव होने वाला, एक बार तो वो टैक्सेबल होती है, उसमें से आप माइनस कर सकते हो जो आपके खर्चे जायज बनते हैं। वो कौन से जायज बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, एक एक हेड के क्या क्या रूल है वो सिखाऊंगा, कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या माइनस कर सकते हो, पीजीबी में क्या माइनस कर सकते हो, कैपिटल गेन में क्या माइनस कर सकते हो, सैलरी में क्या माइनस कर सकते हो, वो सब सीखेंगे। तो एक बार के लिए हमारी बात ये है कि जिस भी इनकम के ऊपर आपका राइट है रिसीव करने का, राइट टू रिसीव दैट इनकम, चाहे आप उसको मना कर देते हो कि मेरे को मत दो, एक काम करो मेरे बिहाफ पर इसको दे दो, भाई वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब कि एक बार आपका हक था उसको रिसीव करना, आपने बोला कि मेरे को मत दो इसको दे दो, इनकम वो आपकी ही है, तो वो आपको जो है टैक्सेबल होगी। हाँ, उसमें से क्या माइनस कर सकते हो खर्चा वो बाद में बताएंगे। जैसे मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताया था कि नेट रिसीट वाला, कि टैक्सेबल तो नेट रिसीट होती है, खर्चा माइनस कर सकते हैं, बट सारे खर्चे माइनस नहीं कर सकते। क्या क्या खर्चा माइनस कर सकते हैं वो बताऊंगा। कल एक उस गुड़िया ने बोला था सर रिजर्व्स माइनस कर सकते हैं, नहीं बेटा रिजर्व्स माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही क्या क्या माइनस कर सकते हो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा रखा है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है, कि सबसे पहले आपके पास राइट था उसको रिसीव करने का, लेकिन आपने क्या किया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो दिस इनकम वुड बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु अप्लाइज इट, जिसने इसको यूज किया है। मैंने पारस को बोला कि मेरे को 2 लाख मिलने हैं, एक काम करो मेरे को भगवा कलर का आईफोन ला दो 17 प्रो, और वो 1,30,000 मेरे को काट लेना आप मेरी सैलरी में से, 70,000 मेरे को दे दो।
अब क्या बोलते हो कि मेरी सैलरी 2 लाख मानी जाएगी या अपना 70,000 मानी जाएगी? ऑब्वियस ही बात है, वो जो मोबाइल आ रहा है वही तो मेरी एसेट बन रहा है ना भाई। तो वो मेरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, वो भी मेरे को टैक्सेबल होगा। और उसके बाद क्या मैं इसका कोई खर्चा माइनस कर सकता हूँ, डेप्रेशन माइनस कर सकता हूँ, वो मैं आपको सिखाऊंगा पीजीपी के अंदर कि क्या डेप्रेशन माइनस होगा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार के लिए जो अपना इनकम जो मेरा राइट है रिसीव करने का, वो मेरे को टैक्सेबल होता है। साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिख रखा है डाइवर्जन ऑफ इनकम। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जो मैंने अभी सिखाया ना वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। राइट में लिख रखा है डाइवर्जन ऑफ इनकम। सर ये डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होता है? ये बेटा ऐसा होता है कि आपकी इनकम के ऊपर कोर्ट ने एक राइट क्रिएट कर दिया, एक अपना लाइबिलिटी क्रिएट कर दी कोर्ट ने कि भाई ये इनकम आपको ट्रांसफर करनी ही करनी है। सपोज कीजिए मेरा डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, पहले शादी होती है फिर डिवोर्स हो जाता है। तो पहले शादी होती है, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है, तो लड़की जाती है कोर्ट में, कहती है कि भाई ये मेरे को छोड़ रहा है तो मेरे को खर्चा दिलवाओ, हर महीने कुछ ना कुछ मेरे को पैसा मिलना चाहिए, मैं गुजारा कैसे करूंगी, मैं बच्चे भी की माँ हूं मैं, ठीक है। तो उस केस में कैसे होता है? तो उस केस में मान लो कोर्ट कहता है कि भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा, 50% ऑफ योर इनकम जो है वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी और अपनी वाइफ के पास। उस केस में बेटा जो मेरे को पैसा मिल रहा है ना वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने टाइटल क्रिएट कर दिया, ओवर राइडिंग टाइटल बोलते हैं इसको, कि जो मेरी इनकम थी उस इनकम पे मेरा हक ही नहीं रहा। वो 50% इनकम यूं की यूं चली जाएगी बीवी के पास, मेरा हक नहीं है, मैं खर्च नहीं कर सकता। दैट इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ मनी। एप्लीकेशन ऑफ मनी होता है मेरी मेरी राइट, मेरी मर्जी से गया जो पैसा, जो दान किया मैंने पैसा वो मेरी मर्जी से किया, जो भगवा आईफोन खरीदा वो मेरी मर्जी से खरीदा, जो भी मैंने क्या कहते हैं अपना खर्चा किया वो मेरी मर्जी से किया। दैट इज मेरा राइट था, वो टैक्सेबल होगा मेरे को। बट सेकंड केस जो मैंने बोला, यहां पर मेरा हक जा चुका है, यहां जो है कोर्ट ने मेरा हक छीन लिया है उस इनकम के ऊपर। देन उस केस में क्या होगा, वो इनकम मेरे को टैक्सेबल नहीं होगी, जो बैलेंस मेरे को मिलेगा बस वो टैक्सेबल होगा। जो इनकम बीवी को मिल रही है वो बीवी को टैक्सेबल होगी, मेरे को टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब डाइवर्जन ऑफ इनकम वो होता है जहां पर ओवरराइडिंग टाइटल बन जाता है कि मेरे हक के ऊपर कोर्ट ने एक हक क्रिएट कर दिया और वो हक क्या कहते हैं उसको मिल रहा है, तो वो इनकम बोलते हैं डाइवर्जन हो गई। और उस केस में ये टैक्सेबल नहीं होती, ये जिसको मिलती है उसको टैक्सेबल होती है। सो ये है बेटा आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम का एग्जांपल दे दिया मैंने। और अब चलते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आई मीन एग्जाम के लिए नहीं, आगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उसमें काम आएगा। ये लिख रखा है रेवेन्यू रिसीट्स वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैजुअल रिसीट्स और रेगुलर रिसीट्स। कैजुअल तो आप समझ गए थे, लॉटरी गैम्बलिंग वगैरह सट्टे वाली इनकम होती है। अब अगला पॉइंट है व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट भी वही होती है जो कभी कभार होती है, लेकिन ये कैजुअल से अलग है। कैजुअल तो वो है भाई जो अपना सट्टेबाजी या इस तरह की एक्टिविटीज से होती है, जो मैंने आपको डिफाइन कर दी, जैसे लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेम्स, इन सब चीजों से होती है जो इनकम, वो अपना या फिर कोई केबीसी कोई शो में जाके कमाना, उस तरीके की चीजें होती हैं, उसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो मेरा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो ये मेरा बिजनेस है, तो इससे जो कमाता हूं वो मेरी रेगुलर रिसीट में आएगा, रेगुलर इनकम आई मीन रेवेन्यू रिसीट में आएगा। लेकिन सपोज करो मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल बेच दिया, दैट इज नॉट मेरा रेवेन्यू रिसीट, मेरा बिजनेस नहीं है मोबाइल बेचना, वो मेरा किस में आएगा, कैपिटल रिसीट्स में। मैंने अपनी धरती, मेरी माँ है, मेरी माँ बेच दी, आई मीन जमीन बेच दी, लैंड बेच दी, ठीक है, तो वो कहां पर आएगा, वो भी कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी थार बेच दी, वो भी कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। अब मैं शेयर्स खरीदता हूं, शेयर्स बेचता हूं, और शेयर खरीदना बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो मेरा कहां पर जाएगा, कैपिटल रिसीट्स में। तो मतलब ये कि शेयर खरीदना बेचना जिस बंदे का बिजनेस होगा उसके लिए तो वो कहां जाएगा, रेवेन्यू में। और जिसका शेयर खरीदना बेचना बिजनेस नहीं होगा उसके लिए कहां जाएगा, कैपिटल रिसीट्स में। प्रॉपर्टी डीलर के लिए जमीन खरीदना बेचना क्या है, बिजनेस, उसके लिए वो कहां जाएगा, रेवेन्यू में। लेकिन मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना बिजनेस नहीं है, तो मेरे लिए कहां जाएगा वो, कैपिटल रिसीट्स में।
सो कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, अगर आप उसका डिफरेंस करो तो आपको ये पता लगेगा कि जो कैपिटल रिसीट होती है वो आपकी नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी में नहीं आती। अब ये टैक्सेबल कहां होती है? जो कैपिटल रिसीट होती है वो टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन के अंदर, जो आपको अलग हेड बना रखा है, जिसका मतलब होता है कोई एसेट खरीदो कोई एसेट बेचो, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। और जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो आपको कहां टैक्सेबल होती है? वो अपना मोस्टली टैक्सेबल होगा आपका पीजीबीपी के अंदर, जो आपका बिजनेस होगा उसमें टैक्सेबल होगा। कोई सैलरीड पर्सन है तो उसको सैलरी में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज जो है वो पीजीबी के अंदर टैक्सेबल होता है अगर आपका बिजनेस है तो। अब बात ये भी है बेटा, सारी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती, कुछ कैपिटल रिसीट जो है वो एग्जम्प्ट भी होती हैं, सारी टैक्सेबल नहीं होती। वो धीरे धीरे अपन जब अपना टैक्स पढ़ेंगे पूरा तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि कुछ कैपिटल रिसीट एग्जम्प्ट भी होती हैं। देखो क्या लिख रखा है, कैपिटल रिसीट्स को टैक्स नहीं लगाते अनलेस हमने उसको इनकम में डाल रखा हो। अब कौन कौन सी देखो, रेवेन्यू रिसीट तो सारी टैक्सेबल होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स तो सारी टैक्सेबल होती हैं क्योंकि वो बिजनेस की इनकम है। बट कैपिटल रिसीट जो है वो अपना सारी टैक्सेबल नहीं होती, कुछ टैक्सेबल होती है जिनको बता रखा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, गिफ्ट है, 50,000 रुपए से कम का गिफ्ट होता है ना, वो उसको टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है वो टैक्सेबल होता है। आपको घड़ी, देखो ये घड़ी है बेटा, ये घड़ी आप मेरे को गिफ्ट कर दो, ये घड़ी जो है मेरे को टैक्सेबल नहीं होगी, दैट विल बी एग्जम्प्ट, चाहे वो 50,000 से महंगी क्यों ना हो, वैसे तो सस्ती है। मान लो ये घड़ी मैं गिफ्ट कर देता हूं किसी को, तो वो घड़ी उसको टैक्सेबल नहीं होगी। इवन मैं अपनी थार गाड़ी गिफ्ट कर देता हूं किसी को, वो उसको टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, जब सीखेंगे अपन टैक्स अपन पढ़ेंगे तभी तो। अब अंबानी की शादी पे ना अंबानी ने ना घड़ियां गिफ्ट करी, ठीक है, तो घड़ियां टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों टैक्सेबल नहीं होगी वो आगे सिखाऊंगा मैं आपको, जब अदर सोर्सेज चैप्टर कराऊंगा कि घड़ियां क्यों टैक्सेबल नहीं होंगी। हाँ, खरीद के लाएगा, जब खरीद के लाएगा तो टैक्स, इनकम टैक्स कहां देगा भाई? दूसरा टैक्स जीएसटी लगेगा, जीएसटी का अपन ने क्या करना है, पर तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना। खरीद के लाएगा तो जीएसटी लगेगा, उसका अपने को क्या करना है, अपने को इनकम टैक्स पढ़ना है। तो जब वो अपना घड़ी खरीद के किसी को गिफ्ट कर रहा है, ये ले बेटा 1 करोड़ की घड़ी, ये ले 2 करोड़ की घड़ी, ऐसे बांट रहा है अंबानी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा जिनको रिसीव हो रही है। इसके अलावा मान लो सचिन तेंदुलकर है, अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई शुभमन गिल उसका दामाद बनेगा, तो एक 2 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट करी। ठीक है, तो भाई अपना ये जो गाड़ी गिफ्ट कर रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो गाड़ी गिफ्ट करना, घड़ी गिफ्ट करना टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सब सीखेंगे अदर सोर्सेज के अंदर। लेकिन तो मैं ये बोल रहा था आपको कि सारी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती, कुछ टैक्सेबल होती हैं जो अलग अलग जगह डिफाइंड है कौन सी टैक्सेबल होती हैं। बट रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? ऑलमोस्ट सारी टैक्सेबल होती हैं। तो ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल बट ऑल द कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल। तो एक जनरल रूल है इनकम टैक्स का, ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, लिख लो, लिखवा देता हूं, ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। all the revenue receipts, हाँ कुछ एग्जम्प्ट भी हो सकती हैं वो अलग अलग टाइम पे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एक रेवेन्यू रिसीट होती है, क्योंकि मैं, मेरा डेली धंधा है, काम है वो करना, रोज मैं खेत में जाता हूं, तो वो रेवेन्यू रिसीट है। ऑल द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल द कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स आर एग्जम्प्ट अनलेस अदरवाइज टैक्सेबल। कि जब तक एक्ट में लिखा ना हो कि टैक्सेबल है तब तक तो एग्जम्प्ट रहेगी। ये किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू के बारे में क्या रूल है? जब तक एक्ट में ना लिखा हो एग्जम्प्ट है तब तक वो क्या रहेगी? टैक्सेबल। तो एग्रीकल्चर इनकम एक रेवेन्यू रिसीट है, बट उसके बारे में एक्ट में लिख रखा है कि वो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट रहेगी। अब पढ़ाना, एक्ट के बारे में, एक्ट में कहीं नहीं लिख रखा कि एग्जम्प्ट है टैक्सेबल है, तो क्या रहेगा? टैक्सेबल, क्योंकि कौन सी रिसीट है ये? रेवेन्यू। अब जैसे गिफ्ट है वो कैपिटल रिसीट है,
तो गिफ्ट जो है उसके बारे में लिख रखा है एक्ट के अंदर कि इतने से ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल है, तो इसका मतलब उससे नीचे का गिफ्ट क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट है। तो ये बात हो गई बेटा। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है कि सर कैसे डिटरमाइन करें कि कोई कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीट है। ये थ्योरी का पॉइंट है, अपने आप पढ़ लेना। बस सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी बंदे के लिए कोई चीज कैपिटल भी हो सकती है, कोई रेवेन्यू भी हो सकती है। जैसे कि एसी बेचना जेठलाल के लिए तो कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू, क्योंकि उसका धंधा यही है। लेकिन मेरे लिए एसी बेचना क्या है, मैंने अपने घर का एसी बेच दिया, वो क्या है, कैपिटल रिसीट। तो सेम चीज किसी बंदे के लिए रेवेन्यू हो सकती है, किसी के लिए कैपिटल हो सकती है, डिपेंड करता है उसके इंटेंशन के ऊपर, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर उसका बिजनेस का मोटिव है तो फिर उसके लिए रेवेन्यू रिसीट बन जाएगी। एक और बात, अमाउंट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो, देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से वैसे फर्क पड़ता है, बट वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जैसे मान लो मेरा शेयर मार्केट का बिजनेस है, महीने में मैं एक आधा शेयर खरीदता हूं, एक आधा बेचता हूं, मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं डेली का एक दो शेयर खरीदता हूं, बेचता हूं, तो मेरा बिजनेस माना जाएगा, तो मेरी वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी, पीजीबीपी के अंदर जाएगा। और वहीं अगर मैं शेयर कभी कभार खरीदता हूं, कभी कभार बेचता हूं, तो मेरे कहां पे जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। अब मैं बात करता हूं रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट के अंदर ना इतनी बड़े करोड़ों की डील होती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डेली की एक डील करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, वो तो 6 महीने में एक प्लॉट बिकवा देना इतने में खुश हो जाते हैं। क्योंकि मान लो एक बिल्डिंग बिकवाएंगे, वही 5 करोड़ की है, 5 करोड़ का घर है, उसमें ही उनका 5 लाख कमीशन बन जाएगा। तो इसीलिए 6 महीने का काम इकट्ठा हो जाएगा, 4 महीने का काम इकट्ठा हो जाएगा। तो उनका तो साल में 2 प्रॉपर्टियां 3 प्रॉपर्टियां बिक जाए ना, वही बहुत है। तो इसीलिए वो उनका बिजनेस माना जाएगा, चाहे साल में 3 बिकी है। मतलब ये है कि आप ये मत देखो कि भाई ट्रांजैक्शंस कितनी है, वो हर बिजनेस के हिसाब से ट्रांजैक्शंस अलग अलग होती हैं। तो जैसे रियल एस्टेट के अंदर 2-3 ट्रांजैक्शन हो गई तो भी आप बिजनेस मान सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट में 2-3 ट्रांजैक्शन हो गई तो बिजनेस नहीं मानोगे, ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो ही बिजनेस मानोगे। अब आपके लिए एग्जाम में इतना मुश्किल नहीं आएगा भी पहचानो बिजनेस है या नहीं है, वो बहुत आसान सा ही पेपर होगा, ये वाला पॉइंट इतना नहीं आएगा। बट मैं रियल लाइफ के लिए आपको बता रहा हूं कि बिजनेस मानना है नहीं मानना, हम इस तरह से सोचते हैं। जैसे मैं शेयर मार्केट में जो काम करता हूं, डेली की 2-3 ट्रांजेक्शन कर लेता हूं, तो इसीलिए मेरा जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में डाल सकते हो, पीजीबी के अंदर डाल सकते हो। लेकिन कोई और पर्सन है जो कभी कभार करता है या सिर्फ आईपीओ आईपीओ लगाता है, उसका प्रॉफिट आप बिजनेस के अंदर नहीं लगा सकते, वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है बेटा। हाँ जी, स्क्रैप, कबाड़, कबाड़ बेचता है। हाँ, एसी खराब हो गया, एसी बेच दिया। अब पारस के 40 एसी पड़े हैं, वो एक आधा खराब हो गया बेच दिया, बिजनेस थोड़ी ना हमारा एसी बेचना, तो कैपिटल वाली आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मान लो मेरा काम यही हो, पुराने एसी खरीदना, पुराने एसी बेचना, देन इट विल बी बिजनेस। ठीक है, तो ये आपको घर से पढ़ लेना है, मैंने सारी इसकी समरी बता दी है आपको। तो ये आपको पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, यहां तक आपको पढ़ लेना है। मैंने सारी समरी यहां तक बता दी है, ये आपको घर से पढ़ना है। अगली बात आती है, कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। जैसे कि है लिक्विडिटी डैमेजेस। लिक्विडिटी डैमेजेस क्या होते हैं बेटा, मैं एग्जांपल देता हूं इसका। एक ठेकेदार है बेटा, वो आपने मूवी देखी होगी सचिन टिचकुले ठेकेदार, खट्टा मीठा मूवी, ठीक है, अक्षय कुमार वाली। वो ठेकेदार है, वो क्या करता है, रोड बनाता है। तो जब भी वो रोड बनाने लगता है ना, लेबर कुछ गड़बड़ कर देती है और वो डिले हो जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती टाइम पे। तो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है कि भाई तुमने टाइम पे रोड कंप्लीट नहीं किया, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा दी 10 लाख रुपए की। तो मेरे को एक बात बताओ, वो 10 लाख रुपए जो पेनल्टी लगती है उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस। वो आपको जीएसटी में भी बताया था मैंने कि इसके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो इनकम है। किसकी इनकम है, जिसने पेनल्टी लगाई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो है क्या किया, आपका सिलेबस कराना है टाइम पे, जो कि मैंने डेडलाइन दी है 4 महीना। 4 महीना अभी क्या है भाई अपना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। 31 जनवरी को आपको टाटा बाय बाय और अपना जो है छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो 31 जनवरी को अगर हम बात करें, सिलेबस कंप्लीट कराना है, लेकिन मान लो मैं नहीं कराता टाइम पे, तो पारस ने मेरे को पेनल्टी लगा दी मान लो 2 लाख रुपए की। बोला कि भाई आपने सिलेबस टाइम पे नहीं कराया, 2 लाख रुपए दो। मैं उनको 2 लाख रुपए देता हूं, तो मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या पारस को वो 2 लाख रुपए कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है।
गवर्नमेंट का कहना है ये कैपिटल रिसीट है, ऐसे रोज रोज नहीं होती ऐसी इनकम, और उनका बिजनेस नहीं है ऐसे पेनल्टियां खाना लोगों से। तो 2 लाख रुपए जो है वो उनकी कैपिटल रिसीट है, बट क्या वो टैक्सेबल होगी? यस। मैंने क्या बोला था वैसे तो कि सारी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन लिक्विडिटी डैमेजेस जो है वो टैक्सेबल होते हैं, पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होते हैं। तो मैं यहां बताता हूं आपको कि भाई जो लिक्विडिटी डैमेजेस है वो आपका वैसे तो एक कैपिटल रिसीट है, बट ये क्या कहते हैं अपना टैक्सेबल हो जाता है, टैक्सेबल इन पीजीबीपी, टैक्सेबल हो जाता है। अगला आता है बेटा, हाँ जी, हाँ जीएसटी में, हाँ एग्जाम्प्ट था, वही तो कह रहा हूं, जीएसटी नहीं लगता था इसके ऊपर। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में तो इनकम हुई है ना भाई, हर इनकम पे टैक्स लगता है, उसमें जीएसटी का क्या लेना देना है? जीएसटी में जो जो चीजें एग्जाम्प्ट हैं, स्कूलों की इनकम मान लो जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, हॉस्पिटल की इनकम जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, इसका मतलब थोड़ी ना कि इनकम टैक्स में इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स अलग चीज है, जीएसटी का अलग लो है, आप दोनों को वो मैच नहीं कर सकते ना। हाँ जी, और क्या पूछ रहे थे? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी एक ही बात है, वो आपको जो है टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। अब अगली बात आती है बेटा, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ये क्या होता है? इसका मैंने वैसे एग्जांपल बना रखा है नीचे, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ना एजेंसी दे रखी है सोनी टीवी से, टोनी टीवी। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बोला गया कि साल के बेटा तेरे को 5,000 टीवी बेचने हैं, और गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच पाया, तो सोनी टीवी ने उससे एजेंसी क्या कर ली, छीन ली, और साथ में उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, कंपेंसेशन देना पड़ गया, 2-4 लाख 5 लाख। तो क्या जो सोनी को कंपेंसेशन मिला है 5 लाख रुपए को, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है तो कैपिटल, बट क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्या इनकम मानी जाएगी? यस, तो ये वही पीजीबीबी के अंदर टैक्सेबल होगा। तो सेम ट्रीटमेंट होगा जो लिक्विडिटी डैमेजेस का हुआ था, वही सेम ट्रीटमेंट जो है इसका भी होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट होगा, है ये कैपिटल नेचर बट ये फिर भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जो दूसरा लिख रखा है सर्विस टूटने वाला, सर्विस वाला, सर्विस वाला एग्जांपल देता हूं। उसका मैंने यहां एग्जांपल बना रखा है, ये वाला। ये क्या होता है बेटा, मान लो पोपटलाल का एग्जांपल दे रखा है। पोपटलाल काम करता है बेटा तूफान एक्सप्रेस में, और लगातार 5 साल से ईमानदारी से काम कर रहा है। अचानक से पोपटलाल को बोला गया कि बेटा कल से मत आना, चल बाहर। तो उसके बाद पोपटलाल ने केस कर दिया, पोपटलाल ने कहा कि भाई ऐसे कैसे मेरे को एकदम से बाहर निकाल रहे हो? तो मान लो एम्प्लॉयर कहता ले 2 लाख रुपए ले जा, क्योंकि मैं तेरे को अचानक से तेरी नौकरी हम रद्द कर रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए ले जाओ। तो पोपटलाल को 2 लाख रुपए मिलते हैं, क्या कहते हैं अपना, कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? नहीं। क्या ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है ये भी कैपिटल नेचर का, बट इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, और इसको कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा। जो भी चीज हमारे को बॉस से मिलती है ना, वो हमेशा कहां टैक्सेबल होती है, सैलरी में। तो अगर आप नौकरी वाले बंदे हो और आपको जो भी पैसा बॉस से मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल होता है सैलरी हेड के अंदर। देखो क्या लिखा मिलेगा यहां पर, कि ये लिखा मिलेगा कि भाई हाँ, अगर बॉस से मिलेगा तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर किसी और पर्सन से मिलता है, एनी अदर पर्सन, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। क्या लिख रखा है, कंपेंसेशन फ्रॉम इंप्लॉयर, ये तो टैक्सेबल होगा सैलरी में, और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन से मिलता है तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। अगर किसी और पर्सन से मिले तो अदर सोर्सेज में होगा। हैं दोनों के दोनों कैपिटल नेचर के, हैं दोनों के दोनों कैपिटल नेचर के, बट फिर भी अगर बॉस से मिलेगा सैलरी में टैक्सेबल होगा, और अगर किसी और पर्सन से मिलेगा तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर किसी और पर्सन से कैसे मिल सकता है? भाई मान लो मैं पारस पे जॉब करता हूं, मेरे को कोई बोले ये ले 5 करोड़ रुपए पारस की नौकरी छोड़ दे, तो मैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे को 5 करोड़ रुपए जो मिलेंगे, तो मुझे बात बताओ मेरे को कहां टैक्सेबल होगा? बॉस से नहीं मिला, बॉस से मिला होता कहां टैक्सेबल होता, सैलरी में। मुझे किसी और पर्सन से मिला है तो कहां टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में। ठीक है, इसके बाद गिफ्ट की बात आती है। गिफ्ट मैंने आपको बता ही दिए कि गिफ्ट भी एक कैपिटल रिसीट होती है, बट गिफ्ट जो है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं, उसका सेक्शन है 56(2)(10). तो ये आपको जो है अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, कुछ गिफ्ट आपको सैलरी में भी टैक्सेबल होते हैं। मैं आपको गिफ्ट की समरी बताता हूं। अगर आपको गिफ्ट मिले बॉस से, कहां टैक्सेबल होगा,
सैलरी में। अगर आपको गिफ्ट मिले आपके क्लाइंट से, कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस में, क्योंकि मेरे को कहां से मिला है? क्लाइंट से, मेरे बिजनेस का पार्ट है। और अगर मेरे को गिफ्ट मिले किसी और से तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। तो 3 जगह गिफ्ट टैक्सेबल होते हैं, बताओ कहां कहां? अगर मिले बॉस से सैलरी में, अगर मिले क्लाइंट से बिजनेस में, और अगर मिले किसी और से तो अदर सोर्सेज में। ठीक है, ये वाली बात अपनी आगे चैप्टर जब करेंगे उसमें लिखी मिल जाएगी, आपको लिखनी है तो लिख लो कि एम्प्लॉयर से मिले तो सैलरी में, क्लाइंट से मिले तो बिजनेस में, और क्या कहते हैं, किसी और से मिले तो अदर सोर्सेज में। हाँ, गाड़ी का गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट है, तो जो 500,000 में बोनस देते हैं तो वो किसको टैक्सेबल होगा? वो क्या कहते हैं, सैलरी को, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, क्योंकि बॉस से जो भी मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। हाँ जी, क्या? गिफ्ट टैक्स ना, गिफ्ट टैक्स कुछ नहीं होता, ये जो इनकम टैक्स है बस यही है, और कोई गिफ्ट टैक्स नहीं होता। हाँ जी बोलो, क्या डाउट है बेटा? 1.4 पे, इतने पीछे? हाँ जी बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। टैक्स इज चार्जेबल ऑन द टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर, नॉट द असेसमेंट ईयर। मतलब ये नहीं लिखा कि असेसमेंट ईयर में चार्जेबल नहीं होता, इसमें ये लिखा हुआ है कि टैक्स जो है वो टोटल इनकम पे लगता है जो कब कमाई होती है, प्रीवियस ईयर में। मतलब उस इनकम पे लगता है जो प्रीवियस ईयर में कमाई होती है, बट अपन जो पे करते हैं वो असेसमेंट ईयर के अंदर पे करते हैं उस टैक्स को। असेसमेंट ईयर में इनकम, हाँ असेसमेंट ईयर में जो कमाते हैं वो तो अगले साल देंगे ना। जैसे मान लो ये साल है बेटा, ये प्रीवियस ईयर है आपका 25-26, यहां जो कमाएंगे उसका टैक्स देंगे यहां पर। जो अगला साल है 26-27, इसमें जो कमाएंगे उसका टैक्स देंगे अगले साल। ऐसा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर ये है, और अगर इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर इससे अगला होगा, ऐसे चलते हैं ना बेटा सिस्टम। नेक्स्ट अब अपन आते हैं, अपना जो टॉपिक चल रहा था, इंडिया। इंडिया क्या होता है बेटा? तो अब इंडिया में यहां पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया, हमारे पास जो इंडिया का मैप होता है, ठीक है, तो इंडिया का जो मैप रहता है, तो इंडिया का जो मैप रहता है, जो सारे स्टेट्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो तो इंडिया है ही बेटा। ठीक है, आप सुनो एक बार ध्यान से, ये सब मत देखो कि ड्राइंग कैसी है कैसी नहीं। अब ये देखो कि जो भी हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कि मान लो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अपना पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, ये राजस्थान है, मैं यहां पर जो कमाऊंगा वो सारा का सारा मेरे को एक ही मेरी आईटीआर जाएगी, सिंगल आईटीआर जाएगी, और क्या कहते हैं अपना सब पे टैक्स लगेगा। अब मैं अब यहां बैठ के कमा रहा हूं हिसार, सपोज कीजिए अब जो अपना पारस का सेंटर बठिंडा के अंदर भी है, फिर राजस्थान में भी है, जयपुर में है, दिल्ली के अंदर भी है, यहां पर भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी कमाई भी मेरे को मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, ये सब इंडिया का पार्ट है, और मेरी सारी कमाई जो है वो यहां पर टैक्सेबल होगी। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये तो हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि जो भी हमारी बाउंड्री है वो सब, ये बाउंड्री जो मैंने आपको बनाकर दी है इसके अंदर जो आता है उसको हम टेरिटरी बोलते हैं। तो ये टेरिटरी हो गया। अब होता है अगला वर्ड है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है बेटा? तो टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है कि जो भी हमारी ये बाउंड्री है ना, इससे 12 नॉटिकल माइल तक, इससे 12 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारा जो पानी है, वो पानी भी इंडिया के अंदर आता है। जो इससे 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस रहता है, 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू अराउंड 2 किलोमीटर। तो आप ये समझ सकते हो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस मिलेगा। तो लगभग जो 20 किलोमीटर तक का जो पानी होता है ना, वो पानी भी इंडिया के अंदर आता है। मतलब क्या, अब मेरा, मैं सोच रहा था कि एक काम करता हूं बर्थडे पे ना, यहां से मुंबई से एक शिप चलती है, यहाँ लक्षद्वीप है वहां तक की, तो उस शिप पे चला जाता हूं।
तो उस शिप का जो है क्या कहते हैं अपना एक दिन का एक रात का रूम का रेंट होता है 5000 रुपीज। तो मैं मान लो वो बुक कराता हूँ, वो शिप आई थिंक पता नहीं एक दिन में पहुंचेगी 2 दिन में पहुंचेगी, मुझे को याद नहीं है, आइडिया नहीं है। तो मान लो जो मैं उनको 10,000 रुपए दूंगा, तो वो शिप पानी में होगी, जो कंपनी है कॉर्डिलिया क्रूज की कंपनी है, तो उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। क्या वो 10,000 रुपए उनको इंडिया में टैक्सेबल होगा? यस। क्यों टैक्सेबल होगा? क्योंकि वो पानी भी किसके अंदर आ रहा है बेटा? इंडिया में आ रहा है। और वो शिप के अंदर जो भी दुकानें बनी होंगी, वहां पर ऊपर दुकानें बनी होती है, रेस्टोरेंट बने होते हैं, क्लब बने होते हैं, इवन सारी सुविधाएं रहती हैं। तो जो भी मैं खर्चा करूंगा वो सारा भी उनको टैक्सेबल होगा, वो इंडिया में आता है। इवन जो है बेटा कोई अभी आप जब गोवा वगैरह गए हो तो उसके बीच के ऊपर काफी सारे रेस्टोरेंट होते हैं। तो बीच के ऊपर जो रेस्टोरेंट होते हैं वो भी इंडिया के अंदर आते हैं। तो चाहे वो पानी के अंदर हो तो भी इंडिया के अंदर आएंगे, क्योंकि इस बॉर्डर लाइन के 20 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया में आएगा। तो इस बॉर्डर लाइन के 20 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया में आएगा। तो इस पानी के अंदर जो भी ऑपरेशंस होंगी, गोवा में गया तो मैं वो करवा रहे थे, ऊपर ले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको नीचे जंप करवाएंगे, ठीक है, पैराशूट खुल जाता है, पैराग्लाइडिंग, या फिर उसके बाद आप जेट स्की कर सकते हो पानी के अंदर। तो ये सब चीजें जो होती हैं क्या अपना ये भी उनको जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल होगा? यस, क्योंकि ये भी इंडिया का पार्ट है। मैंने बोला आपको 20 किलोमीटर तक का पानी जो है वो सारा इंडिया का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट आपको बोलता हूं, सी बेड। सी बेड जो होता है यानी कि उस पानी के नीचे की जो रेत है वो भी इंडिया में मानी जाती है। यानी कि जैसे यहां पर देखो ये बॉर्डर लाइन है, इसका 12 नॉटिकल माइल ये हो गया, तो ये पानी है। इस पानी के नीचे की जो धरती है ना वो भी इंडिया का पार्ट है। यानी कि इस धरती के अंदर हो सकता है कोई मिनरल्स मिल जाए। तो आप समुद्र में जाओ 20 किलोमीटर तक, उसके नीचे की धरती है उसमें हो सकता है मिनरल्स मिल जाएं, वो भी इंडिया का पार्ट माने जाएंगे। अगर कोई कंपनी वहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके सेल करती है तो वो भी इंडिया में आएगा। इसके अलावा और क्या क्या इंडिया में आता है? नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसी को कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं कि जो पानी के नीचे की धरती जो है वो जो ढलान होती है, ये जो धरती होती है कि पानी ना और गहरा होता जाता है। अब यहां देखोगे तो 4 फुट आ रहा है, थोड़ा और आगे जाओगे अब पूरा डूब जाओगे, फिर और नीचे और नीचे। तो ये जो ढलान होती है ना इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो इंडिया का हक है। 20 नॉटिकल माइल तक जो अभी अपना पानी है वो पानी भी इंडिया है, पानी के नीचे की धरती जो है वो भी इंडिया है। और जो हमारी मेन जो ये मैप बनाया है ये तो इंडिया है ही। ये 20 किलोमीटर तक का पानी भी इंडिया है, पानी के नीचे की धरती भी इंडिया है, ये जो है अपना इंडिया में आता है। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, एक होता है ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है बेटा? तो 12 नॉटिकल माइल के बाद, 12 नॉटिकल माइल के बाद और 200 नॉटिकल माइल तक, ये जो बीच का डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक, यहां का पानी अपना नहीं है। इस पानी के अंदर कोई भी आ जा सकता है, ये पानी अपना नहीं है, या कोई भी आ जा सकता है। अच्छा, जो 12 नॉटिकल माइल तक का पानी है ना वहां कोई नहीं आ सकता, वहां पाकिस्तान की शिप आएगी ना भून देंगे उसको। तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, ये गुजरात है बेटा, ये 12 नॉटिकल माइल तक का पानी अपना है, यहाँ पाकिस्तान की कोई शिप भी आ गई ना उसको उड़ा देंगे। और ये श्रीलंका है, यहाँ पे यहाँ श्रीलंका वाले आ गए ना इसके अंदर उनको भी उड़ा देंगे। यहाँ बांग्लादेश है बेटा, वो वाले आ गए ना इस 12 नॉटिकल माइल में, उनको उड़ा देंगे। तो कहने का मतलब ये 12 नॉटिकल माइल तो हमारा है। जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है, घर के बाहर अपना थल्ला होता है ना, वो अपना होता है। उस थल्ले में कोई गाड़ी खड़ी करके तो दिखा दे, उड़ा दूंगा मैं। तो वैसा ही ये हाल होता है। ये 12 नॉटिकल माइल तक का जो अपना होता है ना पानी, ये भी अपना होता है। अब 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो पानी है ये अपना नहीं है। 12 नॉटिकल माइल के बाद का पानी अपना नहीं है, धरती अपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इस धरती के अंदर 12 नॉटिकल माइल के बाद और अप टू 200 नॉटिकल माइल, इसके नीचे की धरती है, 12 नॉटिकल माइल के बाद और 200 नॉटिकल माइल तक इसके नीचे की धरती है, उस धरती में कोई मिनरल्स मिलते हैं तो उस पे भी हक इंडिया का ही है। वैसे ये सारा एरिया इंडिया का नहीं है, इस एरिया में कोई भी आ जा सकता है। लेकिन अगर इस एरिया के अंदर मिनरल्स मिलते हैं तो नीचे जो मिनरल्स मिलेंगे उस पे हमारा हक है। तो हमारी धरती के 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है लगभग आप मान लो 350 किलोमीटर। तो धरती के 350 किलोमीटर तक दूर कोई भी अगर मिनरल मिलता है हमारी बॉर्डर लाइन के, वो सारा इंडिया का पार्ट माना जाएगा। तो इसमें ना ऑयल रिग्स लगते हैं, अगर आपने देखा हो। और ऑयल रिग्स, तेल के कुएं, यहां से तेल एक्सट्रैक्शन की जाती है, ऑयल रिग्स वो ऐसे समुद्र के अंदर ही होते हैं बेटा।
आप देखोगे उसकी इमेज, ये देखो सारा पानी में है। ये जो देखो पानी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी बेस लाइन से 300-300 किलोमीटर दूर होते हैं। तो हमारे कोस्ट से यानी कि हमारी बीच से 300-300 किलोमीटर दूर होते हैं। तो ये जो ऑयल रिग लगा हुआ है, रिलायंस कंपनी के पास काफी सारे तेल के कुएं हैं, तो वो एक्सट्रैक्शन करती है, एक्सट्रैक्शन करके वो पेट्रोल पंप में बेचती है। तो सारा इनकम जो है कहां पर आएगी? इंडिया में, क्योंकि ये ऑयल रिग्स भी इंडिया का पार्ट है। यानी कि कहां से लेकर कहां तक? 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का पानी हमारा नहीं है, बट उसके नीचे के जो मिनरल्स हैं वो हमारे हैं। उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बेटा क्या क्या इंडिया है? ये धरती हमारी माँ है, धरती के पास का जो पानी है वो भी हमारी मतलब माँ ही है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक का। उसके बाद उसके अंदर की जो नीचे वाली मिट्टी है वो भी हमारी है। उसके बाद उसके आगे का जो 200 नॉटिकल माइल तक का पानी हमारा नहीं है, बट उसके नीचे जो मिनरल्स आएंगे उसको इंडिया का पार्ट माना जाएगा, वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये सब जो है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा। इसके बाद अगर हम अगली बात करें, वो लिख रखा है आपका कि भाई कोई और टेरिटरी हो सकती है, लेकिन ये एयर स्पेस अबो, ये ध्यान रखना, एयर स्पेस अबो मतलब ये कि भाई मैं मुंबई से गोवा में गया, मान लो अपना फ्लाइट, अपना दिल्ली से गोवा गया फ्लाइट में, 12,000 रुपए की टिकट थी। अभी मैं देख रहा था अपने बर्थडे की जो है 18,000 रुपए की टिकट मिल रही है दिल्ली से गोवा की। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो 18,000 रुपए है मैं उनको दूंगा, फ्लाइट वालों को दूंगा जो 18,000 रुपए, बताओ क्या उनकी इंडिया में इनकम टैक्सेबल होगी? क्यों भाई? वो तो धरती पे थोड़ी ना कमाया है, हवा में कमाया है। वो हवा भी वो हवा भी क्या कहते हैं, इंडिया में मानी जाएगी। अब मैं अपना रास्ते के अंदर एयर होस्टेस को बोलूंगा भूख लगी है खाना लाओ, तो वो खाना लेकर आएगी, 500 रुपए लेगी मेरे से, ठीक है, तो 500 रुपए जो कमाएगी बताओ वो उसको इंडिया में टैक्सेबल होगा? धरती पे तो नहीं कमाया उसने, हवा में कमाया है। वो हवा भी किसकी मानी जाती है? इंडिया की मानी जाती है। तो किसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा एयर स्पेस है, इस जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर की जो हवा है वो हवा भी इंडिया के अंदर आती है। इसके अलावा जो ये 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है, हवा भी इंडिया की है। मतलब इस समुद्र के ऊपर की जो हवा है, जो लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं बीच के ऊपर, वो भी इंडिया का पार्ट है। तो अगर कोई अपना इस बाउंड्री के अंदर जो है, जो 12 नॉटिकल माइल की बाउंड्री थी, ये 12 नॉटिकल माइल की बाउंड्री, इसके ऊपर की हवा भी इंडिया के अंदर मानी जाती है। आपको पता है जब गोवा से प्लेन वापस आता है ना, तो वो धरती के ऊपर से नहीं आता, मैं नीचे देख रहा था वो पानी के ऊपर चल रहा था। तो जब गोवा से वापस आता है तो वो पहले इस साइड जाता है बाहर, क्योंकि इनका ना डायरेक्शन होती है। जो दिल्ली से फ्लाइट आती है वो तो अंदर से आती है ऐसे गोवा पहुंचने के लिए, और जो फ्लाइट वापस जाती है वो ऐसे जाती है यहां बाहर से, फिर वो अहमदाबाद से होते हुए, यहां से जयपुर से होते हुए फिर वो दिल्ली पहुंचती है। उसका ये रूट होता है। अदरवाइज सेम रूट बनाएंगे ना आने जाने का तो भिड़ जाएंगे। तो इसलिए आने का रूट अलग होता है उनका, जाने का रूट अलग होता है। आने का रूट उनका होता है कि पहले मध्य प्रदेश आएगा, वहां से अपना ये गोवा वाली साइड पहुंचते हैं, मुंबई पुणे होते हुए। जाने का रूट इनका होता है सीधा गोवा से समुद्र में चले जाते हैं, पहले ही मुंबई नहीं जाते, समुद्र में जाकर वहां से फिर अहमदाबाद से एंट्री लेते हैं। तो हर चीज के ऐसे रूट डिफाइंड होते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यह पानी में था, मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, मैंने कहा फटाफट से नूडल लेकर आए, 500 रुपए दे दिए उसको मैंने। अब बताओ क्या उसको टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर? यस, क्योंकि ये पानी भी कहां पे है? इंडिया में। फ्लाइट जो है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकती, 12 नॉटिकल माइल से इससे बाहर नहीं जा सकती, यहां इंडिया का हक नहीं है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनका एग्रीमेंट होता है दूसरे देशों के साथ, तभी वो बाहर जा सकती हैं, हम दूसरों का एयर स्पेस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो बाहर नहीं जाती इसके। अब हम आते हैं बेटा, इंडिया की डेफिनेशन हो चुकी है, अब आते हैं अपना अगली डेफिनेशन पे जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। 6 नंबर का एमसीक्यू आया था इसके अंदर से। मैं तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पहले भी कराता था, आज भी कराऊंगा। पहले कभी क्वेश्चन आता नहीं था इसमें से, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन पेपर में आता नहीं था इस चैप्टर में से। बट पिछले पेपर के अंदर, पिछले से पिछले पेपर के अंदर जब 6 नंबर के एमसीक्यू आए तो सबका वो गलत हुआ। उसका रीजन यही है, ये रीजन नहीं है कि मैंने नहीं कराया, रीजन ये है कि भाई करते नहीं है। क्योंकि शुरू की 2-3 क्लास से उनको लगती है कि अभी तो इनकम टैक्स शुरू ही नहीं हुआ, टाइम पास करने का दिन है। तो वो अभी तक तो टाइम पास होता है, लेकिन जब पेपर में आ जाता है फिर लगता है कि भाई ये तो करना चाहिए था। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है
वो क्या होती है? वैसे तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। सबको पता है कि जो अपन धरती से, हमारी माँ होती है, उसे उगाते हैं, तो जो उगाकर उसको बेचते हैं फसल को, वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है बिल्कुल बारीकी से, तो हमें वो डिस्कस करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है रेंट और रेवेन्यू derived फ्रॉम द लैंड। ये ध्यान से पढ़ना। रेंट मतलब मैंने क्या किया, खुद खेती नहीं की, मेरी जमीन है, मैंने उनको किस पे दे दिया, ठेके पे, ठेका पे, ठीक है, ठेका पे दे दिया। तो जो बदले में ठेका आएगा, अब मैं अपनी जमीन की बात करूं तो मेरे को 30,000 रुपीज देता है एक साल के ठेके के, 1 एकड़ के। तो वो 30,000 जो देगा, वो क्या 30,000 मेरी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी? यस। तो जो भी मेरे को ठेके से पैसा आएगा, यानी कि जमीन को किराए पे देकर पैसा आएगा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। जरूरी नहीं होता कि खेती खुद करनी है, आप उसको किराए पे भी दे सकते हो जमीन को। अगर अपनी जमीन आप किराए पे देते हो, यानी कि ठेके पे देते हो, तो जो भी पैसा आएगा, रेंट आएगा, उसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है इन इंडिया। मेरा एक स्टूडेंट है, लास्ट बैच का था, सुदीप। उसकी ना नेपाल में जमीन है, वो नेपाल से था, वो नेपाल में आके इधर सीए करने आया है। अब मुझे एक बात बताओ, जो नेपाल में उसकी जमीन है, अब वो ना पिछले 1 साल से ना इंडिया में रह रहा है क्योंकि सीए कर रहा है। तो एक बात बताओ, इंडिया का क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। तो सारे वर्ल्ड की इनकम उसको कहां टैक्सेबल हो जाएगी? इंडिया में। तो नेपाल में जो उसने जमीन है वो ठेके में दे रखी है, तो जो नेपाल की जमीन है उससे उसको क्या मिल रहा है? उससे उसको रेंट मिल रहा है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? क्यों टैक्सेबल नहीं होगा? नेपाल में जो उसकी जमीन है उससे उसको रेंट मिल रहा है, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? हाँ जी बेटा। पहली बात, क्या उसको पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने खुद ने बोला कि भाई वो पिछले 1 साल से इंडिया में है, तो इसका मतलब वो क्या बन गया? रेजिडेंट। एक तो नहीं, पिछले 2-3 साल से इंडिया में है, तो वो रेजिडेंट बन गया। अब रेजिडेंट बन गया तो इसका मतलब ये हो गया कि रेजिडेंट बनने के बाद तो उसके पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो नेपाल की जमीन से जो इनकम आ रही है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी? होगी। जब पूरे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो वो जमीन की इनकम भी उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब पॉइंट बस ये आता है कि उसकी जमीन से जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल होगी? यस। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ये बोला था, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, इस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन लिख रखा है कि अगर इंडिया में जमीन होगी तो ही हम एग्जम्प्ट करेंगे। अगर इंडिया वाली जमीन है उसी को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, इंडिया से बाहर की जमीन है उसको हम एग्रीकल्चर नहीं मानेंगे। और जब उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे तो वो टैक्सेबल होगी। तो जो सुदीप वाला एग्जांपल है, सुदीप ने अगर वहां की जमीन को किराए पे दे रखा है, वहां से कुछ पैसा कमा रहा है, एग्रीकल्चर इनकम कमा रहा है, और वो इंडिया में रह रहा है, तो उसको सारे वर्ल्ड की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। लेकिन क्योंकि वो अपना जो अपना लैंड है वो इंडिया से बाहर की है, वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम उसको इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। एक और एग्जांपल सुनना। मेरी जमीन है बेटा, एक ना साउथ की मूवी बननी थी, ठीक है, बाहुबली। बाहुबली कितनी बन चुकी? 2, अच्छा 3 बननी थी बाहुबली। तो वो आए कहते कि भाई मेरे को 50 एकड़ का जमीन चाहिए और अपना किराए पे लेना चाहते थे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब मेरी जमीन किराए पे ले लो। तो उन्होंने बोला कि मैं जो अपना साल के आपको दूंगा, मान लो 50 लाख रुपए दूंगा, और जमीन आप किराए पे दे दो। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सौदा है। तो मैंने उनको जमीन किराए पे दे दी, और वो शूटिंग हो रही है वहां पर, बाहुबली की सेट लगा हुआ है। आप मुझे बताओ, क्या वो इनकम 50 लाख रुपए मेरे को एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी या कोई और इनकम मानी जाएगी? हाँ जी। क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। अगर मैं जमीन किराए पे देता हूं, इंडिया की जमीन किराए पे देता हूं, वो एग्रीकल्चर इनकम तब होती है जब उसका, जिस बंदे को मैंने किराए पे दिया, वो बंदा उसको कहां यूज करे? एग्रीकल्चर में। देखो आगे क्या लिख रखा है, एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी। सारी बातें कौन कौन सी? नंबर 1 कि जमीन जो है वो कहां होनी चाहिए? इंडिया। और नंबर 2, उसको कहां यूज करना है? एग्रीकल्चर में। और नंबर 3, उससे मिले रेंट। तो वो जो इनकम होगी वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी।
हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई रेंट मेरे को कैश में मिले, काइंड में भी मिल सकता है, बदले में गोल्ड मिल जाए, वो भी हो सकता है। तो रेंट आपका काइंड में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। इवन सब टेनेंट भी अलाउड है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने क्या किया, मेरी एग्रीकल्चर जमीन है, मैंने उसको ठेके पे दिया, मान लो अपना इस भाई को, क्या नाम है, अनुज। अब मैंने अपनी जमीन जो है वो किराए पे दी अनुज को। मैंने कहा भाई साहब कहाँ यूज करोगे, इन्होंने कहा खेती करूंगा जी। तो मैंने कहा ठीक है, ये जमीन किराए पे ले लो। इसने मेरे को 30,000 रुपीज दे दिए पर एकड़ के। मैंने उसको मान लो 20 एकड़ जमीन किराए पे दे दी, और टोटल हो गए 6 लाख रुपए। इसने मेरे को 6 लाख रुपए दे दिए। अब पॉइंट ये है भाई कि जो मेरे को 6 लाख रुपए मिले हैं, क्या वो 6 लाख रुपए मेरे को एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? क्या एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? यस, क्योंकि इसने क्या बोला कि मैं कहां यूज करूंगा, खेती में यूज करूंगा। अब अगला केस सुनो। अनुज ने वो जमीन खुद यूज नहीं करी, उसने वो आगे किसी और को दे दी, ठेके पे। तो अनुज ने मान लो आगे दे दी जितेंद्र को ठेके पे। जितेंद्र से ले लिए 35,000 रुपए महीना, आई मीन 35,000 रुपए एकड़। मेरे को कितने दिए? 30,000 रुपए। उससे ले लिए 35,000 रुपए पहला। और ये जितेंद्र जो है वो क्या कर रहा है इसका, तो जितेंद्र इसको कहां यूज कर रहा है, इसको यूज कर रहा है खेती के अंदर। तो एनएम की जमीन थी, एनएम ने इसको ठेके पे दिया अपना अनुज को, और अनुज ने इसको आगे ठेके पे दिया जितेंद्र को। तो ये जो जमीन थी हमारी, ये एक एग्रीकल्चर वाली जमीन थी, ये लैंड थी, इसको मैंने ऐसे ठेके पे दिया। अनुज ने मेरे को दिए 30,000 रुपीज, और जितेंद्र ने अनुज को दिए 35,000 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज, जितेंद्र ने इसको कहां यूज किया? एग्रीकल्चर यूज किया। बताओ अनुज की इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? यस, अनुज की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फर्क नहीं पड़ता जमीन का मालिक कौन है, जमीन का मालिक कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अनुज ने उसको आगे किराए पे दिया है और लास्ट बंदा उसको एग्रीकल्चर यूज कर रहा है, तो जो अनुज की इनकम होगी वो भी उसको एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। यानी कि 35,000 में से 30,000 वो खर्चा कर देगा, 5,000 रुपए बच गए पर एकड़ के, वो उसकी इनकम होगी, वो उसको माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। क्या मेरी इनकम जो मेरे को मिले 30,000 रुपए, क्या मेरी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी? यस, मेरी इनकम भी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जितेंद्र भी जो फसल बेच के कमाएगा, क्या उसकी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी? यस, जितेंद्र भी जो फसल बेचकर कमाएगा उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल। अब एक बंदे ने गड़बड़ करी, जितेंद्र ने इसको एग्रीकल्चर की जगह कहां कहां यूज कर लिया, इसको मान लो शूटिंग में यूज कर लिया। इसने पंजाबी मूवी या हरियाणवी गाना बना दिया, ठीक है, और हरियाणवी गाने की शूटिंग में यूज कर लिया। तो बताओ क्या जितेंद्र को जो कमाई होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। अनुज की जो कमाई हो रही है, क्या एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मेरी जो कमाई हो रही है, क्या एग्रीकल्चर मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मतलब एंड यूज देखा जाएगा बेटा, एंड यूज। अगर मैंने जिसको किराए पे दिया है वो उसको एग्रीकल्चर में यूज करता है, तो मेरी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी। वो उसको आगे दे देता है किराए पे, और जिसको किराए पे दिया वो उसको एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो हम सबकी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी। लेकिन लास्ट बंदे ने अगर उसको कहां यूज कर लिया, किसी और पर्पस से यूज कर लिया, तो हम सबकी इनकम ही फिर नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी। तो हमें क्या देखना है? एंड यूज की लास्ट में यूज कैसे होता है। बताओ ये एग्जांपल क्लियर है क्या बेटा? इसके ऊपर एमसीक्यू या एक क्वेश्चन बन सकता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, पार्शियली। हाँ, पार्शियली होगा तो फिर पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम बनेगी। मान लो मैंने 10 एकड़ किराए पे दिए, 10 में से 5 एकड़ इसने वहां यूज कर लिए, 5 एकड़ वहां यूज कर लिए, तो 5 एकड़ की इनकम मेरी एग्रीकल्चर बनेगी और बाकी 5 एकड़ की इनकम मेरी दूसरी बनेगी। इसके बाद अगली बात आती है बेटा कि भाई अपना, अब आते हैं कि भाई एग्रीकल्चर की डेफिनेशन समझते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर ना बेटा दो काम होते हैं, एक होता है बेसिक ऑपरेशन, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बेटा। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है धरती माता को यूज करके उसमें से कुछ उगाना, वो है बेसिक ऑपरेशन। उगाने के बाद के जो काम होते हैं वो सारे होते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन।
कि पौधा उग गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद उस पौधे की क्या की जाती है, खोदी की जाती है, उस पौधे को पानी लगाया जाता है, उस पौधे के ऊपर स्प्रे किया जाता है, उस पौधा जब बड़ा हो जाता है, पक के तैयार हो जाता है, उसको काटा जाता है, उसको काटने के बाद उसकी थ्रेशर में डाल के उससे गेहूं निकाली जाती है, या कंबाइन यूज कर कर गेहूं निकाली जाती है। ये सारे काम आते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंदर। तो बेसिक ऑपरेशन में क्या होता है, धरती से क्या कहते हैं पौधा उगाना, वो बेसिक है। और उसके बाद क्या कहते हैं सारे जो आगे के काम होते हैं वो किस में आते हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंदर। देखो क्या लिखा रखा है कि बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो आप जमीन से उगाते हो पौधे को, वो बेसिक ऑपरेशन के अंदर आता है। और सब्सिक्वेंट के अंदर क्या आता है बेटा, जो इस तरह की चीजें होती है, डिगिंग मतलब खोदी करना, वीडिंग यानी कि जो घास उग जाती है अनावश्यक उसको हटाना, ये सब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन के अंदर आता है। अब अब क्या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना एग्रीकल्चर है? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना एग्रीकल्चर तब है जब बेसिक ऑपरेशंस आपने किए हैं। मान लो मैंने अपने धरती से कुछ पौधा उगाया, अब मैं उसके ऊपर बीज अपना उसके ऊपर जो है अपना स्प्रे कर रहा हूं, उसके ऊपर बाकी सब काम कर रहा हूं, तो मेरा जो है वो कंप्लीट एग्रीकल्चर माना जाएगा। मतलब ये कि मान लो बेसिक ऑपरेशन मैंने नहीं किए, किसी और ने पौधा उगाया था, पौधा बड़ा हुआ, मैंने सिर्फ क्या किए सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, क्या वो एग्रीकल्चर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे खेत में ना बाग है बेटा। अब उस बाग की क्या खासियत है, बाग की खासियत ये है कि भाई पौधा एक बार उगाओ, जब वो 1 साल 2 साल का हो जाता है ना, तो फल देने लगता है 2 साल या 3 साल के अंदर। फल देने से पहले मैं एक काम तो क्या है कि मैं खुद ही क्या करूं, उसकी अपना जो अपना खुद ही करूं, स्प्रे करूं, और उसको उसके अंदर वो फर्टिलाइजर डालूं, उसको बड़ा करूं पौधे को, और फिर जो फल आएगा फल खुद तोड़ूं। मतलब मजदूर लगा सकता हूं मैं, और फल तोड़कर और फिर मंडी में जाकर बेच के आऊं। बट ये काम मेरे से नहीं होता। तो मैंने क्या किया, पौधे को जो है अपना ठीक ठाक हाइट का करके, मेरी जितनी हाइट का 5 फुट का करके अपना क्या करेगा ठेके पे दे दिया। तो मैंने उसको बोला कि जो बाग है वो अपना ठेके पे दे दिया, और बाग जो है क्या कहते हैं, एक ठेकेदार आए, यूपी वाली साइड से आते हैं, और वो आए और आके उन्होंने ठेका ले लिया कि भाई 1 लाख रुपए 1 एकड़ का ठेका है, हम अपने आप ही क्या करेंगे, फल तोड़ेंगे, जितने भी फल होंगे, जितने भी किन्नू होंगे, जितने भी नींबू होंगे, हम तोड़ेंगे और तोड़कर उनको जो है मंडी में बेच कर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए पर एकड़ का ले लिया बाग। अब उन्होंने कौन सी ऑपरेशन करी है, बेसिक ऑपरेशंस नहीं की। वो किसने करी है, मैंने। तो मेरे को जो उन्होंने 1 लाख रुपए एकड़ दिया है, वो कौन सी इनकम आएगी, एग्रीकल्चर। जो मेरी इनकम है वो कौन सी है, एग्रीकल्चर। लेकिन उन्होंने सिर्फ कौन सी ऑपरेशन करी है, सब्सिक्वेंट। उनकी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है, उन्होंने सिर्फ ठेके पे बाग लिया, नींबू तोड़े और मार्केट में बेच दिए, वो एक तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपना एग्रीकल्चर इनकम उनकी नहीं है। मैंने क्योंकि बेसिक ऑपरेशन खुद किए हैं, तो इसीलिए वो इनकम जो है क्या कहते हैं, मेरी मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम। हालांकि अगर मैं लास्ट तक मैं ही करता सारा काम, तो भी एग्रीकल्चर में आता। यानी कि सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आप खुद करो या किसी और से करवाओ, कोई चक्कर नहीं है, बेसिक ऑपरेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी। अच्छा, खुद करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं खुद ही हल चलाना सीख सीख लूं बैल के पीछे लग के, वो तो मैं अपना किराए पे करवा सकता हूं, वो कोई चक्कर नहीं है। बट ये है जमीन मेरी है या जमीन मैंने किराए पे ले रखी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं कर रहा हूं बेसिक ऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, जो भी नुकसान होगा फायदा होगा। तो अगर बेसिक ऑपरेशन मैं करता हूं तो ही सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जो है, देखो लिख रखा होगा, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस would be agriculture only when taken in conjunction with the basic operation। अगर बेसिक ऑपरेशन आप करते हो तभी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस को हम एग्रीकल्चर मानते हैं, अदरवाइज एग्रीकल्चर नहीं मानते। मेरे ना एक स्टूडेंट है, कुछ पिछले बैच का बैच के एक स्टूडेंट है, और उनके ना पिताजी क्या काम करते हैं, उनके पास ना 4-5 थ्रेशर है, और वो जब सीजन आता है गेहूं का, तो गेहूं निकालते हैं, गेहूं निकालते हैं, सरसों निकालते हैं। आप जानते हो 50 लाख रुपए की सेल होती है उनकी, 50 लाख रुपए कमाते हैं वो, 1 साल के, एक सीजन के। 4-5 थ्रेशर हैं और मजदूर रख रखे हैं उन्होंने कई। उसमें नेट प्रॉफिट कितना होता है, मे बी 25 लाख, 50% तो होता ही होगा। 50 लाख रुपए कमाते हैं। तो मेरे को बात बताओ, क्या वो इनकम टैक्स उन पे लगेगा, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, बेसिक ऑपरेशन उन्होंने खुद ने नहीं की। बेसिक ऑपरेशन किसी और की है, खेत किसी और के हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जाते हैं,
हर एकड़ के 2-3 हजार रुपए लेते हैं और कंबाइन से या अपना थ्रेशर से क्या करते हैं, गेहूं निकालते हैं। तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई एक और बंदा है जो क्या करता है, स्प्रे करता है लोगों के खेतों में जाके, वो अपना इनकम टैक्स लगेगा उसके ऊपर, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम में तभी आते हो जब क्या कहते हैं, आप क्या करते हो, बेसिक ऑपरेशंस। इसके अलावा किसी की ना दूध की डायरी है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा? नहीं आएगा। किसी का मुर्गी पालने का काम है, क्या एग्रीकल्चर इनकम में आएगा? नहीं आएगा। धरती से कुछ उगाया है क्या? गाय को धरती से उगाया है क्या? नहीं उगाया ना, तो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। उस दूध की डायरी या फिर मछली पालन, इस तरह की सारी एक्टिविटी जो है वो अपना एग्रीकल्चर में नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा, हाँ, कि जब तक, वो मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक ऑपरेशन आप करोगे तो एग्रीकल्चर इनकम में आता है। एक और बात लिख रखी है कि भाई अपने प्रोडक्ट को वहां तक आप कर सकते हो कि वो फिट हो जाए मार्केट के लिए, फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना काम कर सकते हो कि वो मार्केट में जाने के लिए फिट हो जाए। जब तक उस प्रोडक्ट के एसेंशियल जो ओरिजिनल कैरेक्टर हैं वो यूं की यूं बने रहेंगे, आपकी एक्टिविटी क्या आएगी, एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको जीएसटी में पढ़ाया था, मान लो गेहूं मैं अपना मंडी में बेचता हूं, वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। गेहूं का मैं आटा निकाल कर पैक करके बेचता हूं मंडी में या अपना दुकानों पे, तो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, क्योंकि गेहूं जो है वो धरती से क्या निकलती है, गेहूं। तो गेहूं तक जब तक हम गेहूं बेचेंगे वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी। गेहूं के बाद वाला जो काम होगा वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। सिमिलरली टमाटर हमने उगाए, टमाटर हमने जो है बेचे यूं की यूं मंडी में, एग्रीकल्चर इनकम है। टमाटर से क्या बना दिया, केचप, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हमने पोटैटो उगाए धरती से, वो एग्रीकल्चर इनकम है। पोटैटो से क्या बना दिए, चिप्स, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हमने सरसों उगाई, एग्रीकल्चर इनकम है। सरसों से हमने बना दिया तेल, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि क्या एग्रीकल्चर है और क्या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जब तक आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने लायक बना देते हो तब तक का तो आपका एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे आप उससे आगे बढ़ जाते हो कि आलू वैसे भी बिक रहे हैं बट आपने जानबूझ के क्या किया, आलू को अपना आगे चिप्स बनाए, तो वो आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल। तो जी हाँ, आपका प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है। तो प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको इस बात को लेकर। तो अपन आते हैं, क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ घर से भी देंगे आपको। हाँ जी बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन। फेयर कॉपी लाए होगे, जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊं उसको फेयर कॉपी में कर लिया करो, और जो क्वेश्चन क्या कहते हैं अपना घर से आप करके आओगे, उसको मैंने बोला था 2 तरीके हैं, या तो जो सिंगल ग्रुप वाला है वो पहले रफ कॉपी में करे और फिर उसको मैच करे, अगले दिन जब मैं क्लास में मैच करवाऊंगा फिर वो बाद में फेयर में नोट करे, और या फिर क्या कहते हैं एक ही कॉपी लगाओ, आप घर से करके आओ, उसमें अगर छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो वहीं ठीक कर लो, ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है उस पर क्रॉस लगाकर दोबारा सोल्व करो। तो कॉपी पे आप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा एसएम का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिख रखा है, मिस्टर बी। तो बेटा पहले मैं डायग्राम सा बनाऊंगा, वो डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना, आपको एग्जाम में सीधा सॉल्यूशन से चलना है, ये बस आपको समझाने के लिए बनाऊंगा मैं। तो एक बंदा है मिस्टर बी, उसने ना गन्ने लगाए भाई खेत में, ये उसका खेत है और खेत में लगाए हैं उसने गन्ने। देखो गन्ने, गन्ने लगा दिए, एक आधा गन्ना टेढ़ा लग गया, ठीक है, गन्ने लगा दिए। इसके बाद उसने क्या किया, इन गन्नों को यूज किया फिर अपनी फैक्ट्री में और उससे चीनी बनाता है बेटा, चीनी बनाता है। फिर उसने एक फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ठीक है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं फैक्ट्री की, ठीक है, फैक्ट्री है। और यहां से इसने क्या किया, खेत से गन्ने लिए और गन्नों को यूज करके शुगर केन को यूज किया और उसके बाद फैक्ट्री से उसने बनाई शुगर।
सो उसका रॉ मटेरियल क्या है बेटा? शुगर केन, और फिनिश्ड गुड क्या है? शुगर है। अब मेरा एक स्टूडेंट भी था, उसने क्या कहते हैं, वो सहारनपुर का था, तो उसने मेरे को फोन किया कि सर ये वाला काम तो हम भी करते हैं। हालांकि वो शुगर केन वाला काम नहीं था, वो खेती करते हैं उनकी पॉपुलर पॉपुलर के पेड़ पेड़ देखे आपने, सफेदे के पेड़, ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। करनाल वाली साइड जाओ, सहारनपुर वाली साइड जाओ, तो सारे सफेदे के पेड़ दिखते हैं आपको, बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो उन पेड़ों की खेती करते हैं, उनके पास कुछ जमीन है 10-20 एकड़, उन पेड़ों की खेती करते हैं। और उसके बाद उनके पिताजी की एक फैक्ट्री है प्लाई बोर्ड बनाने की। तो वही जो सफेदे हैं वो कहां काम आ जाते हैं? प्लाई बोर्ड के अंदर। तो वही जो खेती है वो उनका रॉ मटेरियल बन जाता है, सफेदे, और वो फिर अपना प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री में चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, प्लाई बोर्ड बनाकर वो बेचते हैं। तो हमें ये देखना है कि भाई इसमें एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, बिजनेस इनकम कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको रियल लाइफ में भी काम आ सकता है। जब आप किसी की ऑडिट करोगे, किसी शुगर मिल की ऑडिट करोगे, या फिर किसी प्लाईवुड वाले की ऑडिट करोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आ सकता है। अब इसमें क्या है, 30% ऑफ गन्ना इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 10 लाख रुपीज। जितने भी गन्ने उगाए उसमें से 30% गन्ने तो उन्होंने क्या कर दिए, सीधा मार्केट में बेच दिए 10 लाख रुपए के। और बाकी 70% गन्ना वो किस में ले गया, फैक्ट्री के अंदर ले गया। 70% गन्ना वो ले गया फैक्ट्री के अंदर। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ गन्ना इस 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए खर्चा आया गन्नों को, क्या कहते हैं, अपना उगाने का। कौन से वाले गन्नों को उगाने का? 30% वाले। तो 30% वाले गन्ने थे, उनको उगाने का खर्चा आया 5 लाख। 5 लाख खर्चा था, 10 लाख के वो बिके थे। जो डिफरेंस है वो 5 लाख इसकी जो है वो इनकम बन गई, नेट इनकम बन गई। इसके बाद आगे लिख रखा है 70% जो गन्ने थे उनको उगाने का खर्चा आया 14 लाख रुपए। 70% जो गन्ने थे उनको उगाने का खर्चा आया 14 लाख रुपए। तो इनका जो खर्चा था कल्टीवेशन का, कॉस्ट जो थी वो थी 14 लाख रुपए। 70% गन्नों की 14 लाख रुपए, 30% गन्नों की 5 लाख रुपए। अब ये गन्ने ना अगर वो वहां ना ले जाता, फैक्ट्री में ना ले जाता, तो 22 लाख के बिकते। ये गन्ने अगर फैक्ट्री में ना ले जाता तो 22 लाख के बिकते। इन गन्नों की मार्केट वैल्यू थी 22 लाख रुपए। 22 लाख के बिकते गन्ने, बट वो फैक्ट्री में ले गया। और फैक्ट्री में उसने फिर क्या कहते हैं, अपना चीनी लगाई, चीनी उगाई, आई मीन बनाई। और 1.5 लाख रुपए खर्चा आया चीनी बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का खर्चा आया 1.5 लाख। सस्ती है फैक्ट्री एनीवेज। तो फैक्ट्री का खर्चा आया बेटा 1.5 लाख रुपए का। और उसके बाद बन गई चीनी, और चीनी बेची उसने 25 लाख रुपए की जो है चीनी सेल की। तो ये है बेटा पूरा क्वेश्चन। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि थोड़ा आप भी दिमाग लगाओ कि हाउ मच शुड बी एग्रीकल्चर इनकम एंड हाउ मच शुड बी बिजनेस इनकम। हाँ जी बेटा, देखो पहले एक एक करके करते हैं। ये 5 लाख इनकम जो है ये तो सारी की सारी, ये तो एग्रीकल्चर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन राइजेस, जो 70% गन्ने फैक्ट्री में गए हैं, क्या उनमें से भी कुछ इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी, या सारी की सारी जो है अपना बिजनेस इनकम मानी जाएगी? सारी बिजनेस मानी जाएगी। आप कह रहे हो कि भाई खेत से कुछ उगाया, उगाकर आप ले गए फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के बाद शुगर बनाकर बेच दी, वो सारी आप बिजनेस मान लो। हमारा इनकम टैक्स कहता है ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि इसमें भी कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का है। कौन सा पार्ट एग्रीकल्चर का है, एक बार देखो पहले टोटल इनकम है कितनी। 25 लाख में से 1.5 लाख तो ये खर्चा माइनस कर दो, और 14 लाख रुपए कॉस्ट थी उस गन्नों की, वो माइनस कर दो, टोटल इनकम पता लग जाएगी आपको कितनी। हाँ जी, 9 पॉइंट, ये टोटल इनकम हो गई उस चीनी वाली बिजनेस की। तो क्या 9.5 लाख रुपए जो इनकम है सारी की सारी शुगर की वजह से हुई है क्या, या उसमें से कुछ एग्रीकल्चर है? कुछ एग्रीकल्चर है भाई, क्योंकि धरती से उसने उगाया है, कुछ तो एग्रीकल्चर का पार्ट है ना बेटा। बिजनेस का पार्ट कितना है, एग्रीकल्चर का पार्ट कितना है? बड़ा आसान है अलग करना। कैसे? कि भाई फैक्ट्री के गेट तक पहुंचने के लिए, फैक्ट्री के गेट तक पहुंचने के लिए जहां तक होगा वो आपका एग्रीकल्चर आएगा, उससे आगे का जो होगा वो बिजनेस आएगा। यहां तक का जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर आएगी, उससे आगे की जो इनकम होगी वो बिजनेस आएगी। अब यहां तक इनकम कितनी है उसकी भाई?
अगर वो क्या करता, जो उसने गन्ने 70% उगाए हैं वो बेच देता, तो कितने रुपए, 22 लाख के बिकते। तो 22 लाख में से 14 लाख माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 लाख। ये 8 लाख रुपए इनकम कौन सी मानी जाएगी, एग्रीकल्चर मानी जाएगी। और इसके आगे का जो होगा वो आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब इससे आगे का क्या होगा बेटा, यही 22 लाख इसकी क्या बन जाएगी फिर, कॉस्ट बन जाएगी। किस पर्पस के लिए, बिजनेस के पर्पस के लिए। ये जो 22 लाख रुपए मार्केट वैल्यू ली है, यही क्या बन जाएगी, कॉस्ट। हम ये मान लेंगे कि इसने गन्ना कहां से खरीदा, मार्केट से। तो अगर इसने गन्ना मार्केट से खरीदा, 22 लाख रुपए कॉस्ट बन जाएगी। 1.5 लाख रुपए और खर्चा आया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 23.5 लाख रुपए। तो टोटल 23.5 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो और बचा बिका कितने का, 25 का। तो 25 में से आप माइनस कर दो, यहां 14 की जगह अपन यहां माइनस करेंगे 22 लाख रुपए। तो कितना बच गया, 1.5 लाख रुपए। ये इनकम कौन सी मानी जाएगी आपकी, बिजनेस इनकम। ये 8 लाख रुपए भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। तो बेटा जो आप कॉन्सेप्ट सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे। सही कॉन्सेप्ट ये है कि आपके खेत से बाहर निकलने तक की जो इनकम आएगी वो एग्रीकल्चर होएगी। उसके बाद जो फैक्ट्री में जा रहे हो वो फिर आपके बिजनेस इनकम में आएगा। तो खेत से बाहर निकलने पे वो गन्ना बिक रहा था 22 लाख का, 22 में से 14 माइनस कर दो तो 8 लाख एग्रीकल्चर हो जाएगा। और उसके आगे का जो है वो आपका बिजनेस इनकम में आएगा। बताओ बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अब पेपर में इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है उन्होंने, बिजनेस इनकम भी पूछी है, एग्रीकल्चर इनकम भी पूछी है, वो करना है बेटा। हाँ जी बेटा, नोट करना है क्या, फटाफट अगर डायग्राम बनाना है बना लो, अदरवाइज फिर मैं आपको लिखवाता हूं कि पेपर में कैसे करना है। जल्दी करो बेटा जल्दी, अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो फटाफट बनाओ। हाँ किसी को डाउट हो पूछ लो, क्योंकि इस तरह के 4 क्वेश्चन हैं वो मैं घर से दूंगा, फिर आप दोबारा डाउट लोगे। तो जो डाउट है यहीं पूछ लो बेटा। हाँ जी, 22 लाख क्यों माइनस किए इसमें से बेटा, टोटल इनकम उसकी 9.5 लाख निकाली थी ना अभी। 9.5 लाख में से 8 लाख को आपने क्या बना दिया, एग्रीकल्चर इनकम। तो 1.5 लाख बनेगी ना बिजनेस इनकम। तो वो 1.5 लाख निकालने के दो तरीके हैं, या तो टोटल इनकम निकाली 9.5 लाख, उसमें से 8 लाख माइनस कर दो, 1.5 लाख आपकी बिजनेस इनकम आ गई। या फिर क्या करो कि जो आपका सेलिंग प्राइस था वो लिख दो, उसमें से फैक्ट्री का खर्चा माइनस कर दो, और उसमें से क्या करो, ये मान लो कि गन्ने आपने अपने खेत से नहीं लिए, कहां से लिए हैं, मार्केट से। तो मार्केट से लिए होते तो कितना रुपए आता, 22 लाख, वो माइनस कर दिया। तो इसलिए 1.5 लाख रुपए मेरी इनकम कौन सी आ गई, बिजनेस की। आया समझ श्रेया तेरे को, श्रेया ही नाम है ना तेरा। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट बताओ बेटा, और कुछ इसमें समझना हो तो। ठीक है, नहीं समझना अब नोट करो कि अपन इनकम टैक्स से क्वेश्चन कैसे करेंगे। आज पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त है बेटा। तो बेटा ये पहला क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे करना है, जब भी जीएसटी वाले तो जानते ही हैं कि कैसे करना होता है। इनकम जो अभी पहली बार अपना ये इनकम टैक्स की क्लास लगा रहे हैं उनको बता दूं मैं, मिस्टर बी पहले आपको एसएससी का नाम लिखना होता है। उसके अलावा आपको ना इनकम टैक्स में साल लिखना होता है कि किस साल का क्वेश्चन है। तो हमारे सिलेबस का साल है प्रीवियस ईयर 25-26, ये आपको लिखना होता है। साथ में असेसमेंट ईयर लिखना चाहो लिख सकते हो, असेसमेंट ईयर आपके पास 26-27, नहीं तो प्रीवियस ईयर लिख दो, वो भी सफिशिएंट है। फिर आपको लिखना होता है क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेशन ऑफ, देखो क्या पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो अपन निकाल देते हैं, बिजनेस इनकम भी निकाल लेंगे और एग्रीकल्चर इनकम भी निकाल लेंगे। एग्रीकल्चर इनकम शॉर्ट फॉर्म बेटा अवॉइड करना, जो शॉर्ट फॉर्म फेमस है वो मैं अपने आप ही आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी यूज कर सकते हो, और अननेसेसरी की शॉर्ट फॉर्म्स आप अवॉइड करना। हाँ पहले मैंने CALC लिख दिया, कोई बात नहीं, इतना चलता है। एक लाइन में एक आधा कुछ शॉर्ट फॉर्म हो चलता है, एक लाइन में सारे ही शॉर्ट फॉर्म हो, CALC ऑफ BUSINC एंड AGRIINC, तो भाई साहब वो कहेगा कि ये तो कोई कोड वर्ड में ही बात कर रहा है बच्चा, मार्क्स भी कोड वर्ड में देता हूं मैं इसको। ठीक है, तो अब अपने को सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम निकाल पाएंगे अपन, तो अपन लिखेंगे एग्रीकल्चर इनकम कितनी आएगी। और बेटा
जैसे आप फेयर कॉपी में आदत डालोगे ना, वही पेपर में आदत पड़ेगी। ये मत समझना कि फेयर कॉपी में तो मैं शॉर्ट फॉर्म कर लेता हूं, एग्जाम में ठीक कर लूंगा, वो आदत पड़ेगी नहीं। आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी कि मेरे को जो है पूरा ही करना है, पूरा लिखना है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है बेटा, उसमें आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है सबसे पहले तो, एक तो वो जो आपने सीधा शुगर केन बेचा, तो सेल ऑफ शुगर केन, जो आपने सीधा शुगर केन बेचा उसकी जो सेल आई, वो अपना कितने रुपए आया था, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए आ गया। हाँ, यहां आप जो है रुपीज लिख सकते हो कि ये रुपीज अमाउंट का कॉलम है। इसमें से माइनस कर दो एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन एक्सपेंस, लिखा था ना क्वेश्चन में, कल्टीवेशन एक्सपेंस 5 लाख। तो नेट आपका 5 लाख, एक तो ये एग्रीकल्चर इनकम आ गई। दूसरा, कुछ शुगर केन ऐसा था जो आपने फैक्ट्री में भेज दिया, शुगर केन सेंड टू फैक्ट्री, उसकी आप ले लो मार्केट वैल्यू 22 लाख। उसमें से माइनस कर दो क्या, क्या माइनस कर दे, हाँ जी वही कल्टीवेशन एक्सपेंस। कल्टीवेशन एक्सपेंस कितने थे, हाँ जी बेटा 14 लाख, माइनस कर दो कितना आ गया, 8 लाख। तो ये बेटा टोटल हो गया, टोटल कर लो इधर, एग्रीकल्चर इनकम का टोटल हो गया 13 लाख आ गई एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट अब निकालेंगे अपन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम, इसमें आप लिखोगे कि शुगर कितने की बिकी, सेल ऑफ शुगर 25 लाख। इसमें से माइनस कर दो, हाँ एक तो आप माइनस कर दो भाई जो आपका, आप लिख दो परचेज ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो वो आप मार्केट वैल्यू लिख दो, क्योंकि आपने खुद तो खरीदे नहीं, ये तो खुद के बनाए हुए हैं, तो 22 लाख आ जाएगी वो। माइनस कर दो इसमें से फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, या कौन सा वर्ड लिखा था इन्होंने क्वेश्चन में, फैक्ट्री एक्सपेंस या क्या लिखा था, 1.5 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग लिख रखा है क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ तो 1.5 लाख रुपए आ गया। तो इसको माइनस कर दोगे तो डिफरेंस आपका आ गया 1.5 लाख रुपए। यही आपकी बन गई बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम तो बस इतनी है, यही आंसर आपका खत्म हो जाएगा। टोटल करने की आवश्यकता है नहीं, उसने पूछा नहीं है, उसने ये पूछा है कि बिजनेस इनकम अलग निकालो, एग्रीकल्चर अलग निकालो, वो अपन ने निकाल ही दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये था बेटा आपका एक क्वेश्चन, लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। टाइम अप। फटाफट से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन, और फिर बाकी की बातें करेंगे कल की क्लास में। अब कल से तो फुल फ्लैश जी प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। आज फिर भी थोड़ी थ्योरी थी पार्शियल, कल भी थोड़ी सी थ्योरी और आएगी, बट फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 एक तो ये हो गया, ये तो आपने कर ही लिया है। और क्वेश्चन नंबर है अपने पास, कोई मिल नहीं रहा, एक एसएससी क्या होता है ये कर लेना बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है, करा रखा है आपको। हाँ 13 थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ लेना, करा रखा है आपको एसएससी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना, ये बताता है कि भाई अपना एचयूएफ के 2 स्कूल होते हैं, दया भागा वगैरह। क्वेश्चन 17 कर लेना, एओपी और बीयूआई में डिफरेंस बताता है। इसके बाद और एक और भी आ गया एचयूएफ का, क्वेश्चन नंबर 20, ये कर लेना।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है पास्ट ईयर का सर्कुलर और नोटिफिकेशन में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस। सारे थ्योरी के हैं क्वेश्चन बेटा, पढ़ने इसमें क्या करना है। एक क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 चरण वाला पीवाईक्यू का है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, ये आपको सेम एग्जैक्टली वही वाला क्वेश्चन है जो भी अपन ने किया है। इसी के साथ अपन जो है क्या कहते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।